वेलकम टू द चैनल। सो अब हम इसमें 2023 का जो अभी सी सेट हुआ था रिसेंटली, उसका हम मैथ पोर्शन ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी मैं 2 दिन बाद ये सेट ले रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से बिजी था। तो ये सेट ए है, इसमें हम मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे सारा। ठीक है, तो आफ्टर एनालाइजिंग दिस पेपर आई कैन से दैट this exam was really on tougher side in comparison to the previous papers। ठीक है, तो अब ये जो सी सेट ना, ये वैसी गेम नहीं है कि आप 10-15 दिन पहले पढ़ के जाओ PYQs और आप जाके सॉल्व कर दो वहाँ जाके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जो है, अब सी सेट आपको 3-4 महीने लगाने पड़ेंगे, आपको सारे कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। एटलीस्ट स्पेसिफिक चैप्टर्स जो है, जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें, जैसे नंबर सिस्टम है, परमुटेशंस कॉम्बिनेशन है, और भी 2-3 चैप्टर हैं जो काफ़ी कोर लेवल पे हुआ है। इस पेपर में नंबर सिस्टम की बड़ी ज़्यादा वेटेज है, मतलब इन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम के, वो सारे टच किए हुए हैं। तो आपको भी अब उस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट इसको। ऑल्सो आई एम नॉट इंडोर्सिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर की until यूपीएससी रिलीजेस ऑफिशियल आंसर की। ओके, हम यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की पे ही डिपेंडेंट है। तो अभी मैं जो भी आंसर लिख रहा हूँ वो मैं अपनी अप्रोच, जो भी मैं देख पा रहा हूँ वो उस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, जो भी मिसमैच होगा वो हम बाद में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मतलब सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो 4th क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मैथ का, कि ये बोल रहा है Raj has 10 pairs of red, 9 pairs of white and 8 pairs of black shoes in a box। ठीक है, if he randomly picks shoes one by one without replacement वगैरह, the box to get red pair shoes to wear। देखो इसमें लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? शूज टू वियर। मैं थोड़ा इसका साइज कम कर लूँ, इसमें लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पहले डाल है शूज टू बियर, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाला है चेक करने के लिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे कि वो ये लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द रेड रैंडमली पिक्स शूज, तो राज के पास 10 पेयर है रेड पेयर के, 10 पेयर है रेड के, 10 पेयर रेड है, तो कितने शूज होंगे? 20 शूज होंगे। पेयर मतलब जोड़ा, तो एक एक शूज हर एक को एक एक बार निकाल सकता है वो, ये क्वेश्चन बोल रहा है। 9 पेयर है उसके पास, कौन से? वाइट के, यानी कि 18 शूज। अब बोल रहा है 8 पेयर ऑफ ब्लैक शूज, 16, यानी ये टोटल शूज होंगे। ठीक है, अब मान लो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करने हैं। मैक्सिमम नंबर मतलब मान लो कि उसने पहले जितने भी अटेम्प्ट किए सारे उसने वाइट और ब्लैक ही उठाए, तो कितने होंगे? 18 + 36 को प्लस करो 34, यानी 34 अटेम्प्ट तक वाइट और ब्लैक वो इकट्ठे कर पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि वो जो दूसरा शूज उठाएगा वो रेड उठाएगा। ठीक है, तो दूसरी बार 2 करके 36 आंसर लगा सकते हैं, लेकिन वो आंसर मुझे लग रहा है कि गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखो 20 पेयर है ना, तो यानी कि 10 लेफ्ट शूज होंगे, लेफ्ट वाले शूज होंगे, और 10 राइट वाले शूज होंगे। राइट पेयर भी तो है ना, लेफ्ट वाले शूज होंगे राइट पेयर। अब इसके आगे मैक्सिमम हमने करना ना, मैक्सिमम बियर करेगा, यानी कि 34 करके 10 शूज वो और भी निकाल सकता है। मान लो कि उसकी किस्मत और ख़राब थी कि जो +10 थे, वो जो पेयर है वो सिर्फ लेफ्ट ही जो निकले, तो जब लेफ्ट जोड़े निकलेंगे तो राइट थोड़ा ना पहनेगा। 2 बियर भी है कि शूज 2 बियर, यानी कि 34 + 10 44 तक वो ट्राई कर सकता। उसके बाद जो आएगा +1 वो होगा राइट वाला शूज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यानी कि इसका आंसर जो है 45 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 36 नहीं होगा क्योंकि बियर भी करना उसको, तो उस हिसाब से ये आंसर मुझे लग रहा है कि 45 होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है आप समझ गए हो, क्योंकि लेफ्ट राइट वो भी आपको लेने पड़ेंगे उसमें। ठीक है ना? ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन? 25 रन स्कोर करने हैं। पेयर कैसा है? एक बार सिंगल रन लेने हैं, एक चौके की वजह से और छक्के, 6 ओनली। ठीक है,
चौके छक्के सिंगल, ये आपका स्पेयर है। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनेगा, इस केस में बड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा। तो एग्ज़ाम तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट जब कर रहे हो तब आप करो, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड बनाने के लिए ठीक है, बट एग्ज़ाम में सॉल्व करने लायक बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें केसेस क्या बनेगा, हम तो यहाँ सॉल्व करेंगे। एक तो सिंगल से रन लेगा वो, एक क्या लेगा, अगर मान लो 6 छक्के और सिंगल लेगा। एक और केस क्या होता है कि सर फोर्स और सिंगल्स ले, ये केस हो सकता है। और एक केस हो सकता है कौन सा, एक 6 4 1, एक छक्का एक चौका एक। अगर मान लो सिंगल 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 लेके यार 25 तक, तो इसमें तो एक केस ही आएगा, ये सिंपल है बिल्कुल। अगर 6 मतलब कितने छक्के होने चाहिए, अगर मान लो जो 4 छक्के लगाता और एक सिंगल लेता तो ये भी केस बनेगा। 3 छक्के लगाए बाकी सिंगल ले, ये भी केस बनेगा। 2 छक्के लगाए, ये केस भी बनेगा। और अगर एक छक्का लगाए तो ये भी केस बनेगा। यानी इसमें टोटल केस कितने, 4 केस, 6 छक्के वाले और ये वाले कितने, 4 केस बनेंगे। अब मैं इसको जरा रब कर दूं, ठीक है, ये आपको समझ आए केस कैसे बनाना है, सिंपल है। ओके जी। अब क्या बोल रहा है, अब दूसरे केस में क्या, 4, अगर मान लो कि सारे चौके लगाए, 4 मतलब 6 केस बनेगा ना, 4 6 से 24 प्लस 1 एक सिंगल बनाएगा। वैसे नीचे आते जो 4 5 जा 20 प्लस सिंगल होंगे, ऐसे ही नीचे नीचे चलते जाओ। तो इसके कितने केस बनेंगे, ये टोटल केस बनेंगे 6 6 5 4 3 2 1। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब आगे कौन सा केस होगा, अगर मैं कहूँ इसमें 6 केस बन गए, ठीक है। अब आगे के कौन सा केस बनेगा, 6 4 और 1। मान लो क्या 3 छक्के लगाए, ठीक है, एक चौका लगाया और बाकी सिंगल लिए, तब भी आपका बन जाएगा एक केस। 2 छक्के लगाए 6 2 12 और कितने चौके लगाएगा, 3 चौके लगाएगा और फिर सिंगल लेगा, ठीक। 2 छक्के 2 चौके और फिर से सिंगल लेगा, एक ये केस। 2 छक्के एक चौका एक सिंगल, इस तरह भी लेगा, ठीक है। तो ये कितने केसेस बनेंगे, ये आगे 3 केस बनेंगे चौके वाले में। अगर मान लो इसके एक और केस बनेगा, क्या, ये बन गया आपके टोटल 4 केस, ये वाले 3 4 वाले इंक्लूड करके तो 4 केस बनेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो क्या कि अगर वो मान लो एक ही मार रहा है, एक क्या मैं मान रहा हूँ क्या कि एक छक्का मार रहा है, 4 केस ये हो गए, छक्का मार रहा है और एक 4 चौके मार रहा है, ठीक है। तो फिर आगे नीचे नीचे क्या होगा, 4 3 12 4 2 12, मतलब एक 4 2 जो होगा, फिर 4 1 जो होगा, यानी 4 केस ये भी आएंगे। तो यानी हम कह सकते हैं टोटल केस कितना है, एक तो सिंगल वाला केस, ठीक है, छक्के और सिंगल वाला कितना था, 4 के केस, चौके और सिंगल वाला कितना केस था, 6 केसेस बनेंगे। और 6 4 1 जिसमें होगा पहले 3 छक्के 2 छक्के और 4, यानी कि उसमें 4 केसेस बनेंगे। अब एक कौन सा था कि 6 1 मार रहा है और 4 चौके मार रहा है, तो फिर 3 चौके मारेगा, फिर 2 चौके मारेगा, फिर एक, उसमें भी 4 बनेंगे, ठीक है। इतने केसेस बनेंगे। अब इस हिसाब से 24 को बनाना, इतने केस वहाँ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एंड में करना या इसको आप स्किप कर सकते थे। तो देख लो 4 4 8 6 14 4 18 1 19, यानी 19 केसेस बनेंगे। इस केस में कन्फ्यूजिंग है कि मान लो अगर एक केस छूट भी गया ना तो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो 18 भी मार सकते थे आप, 20 भी कर सकते थे अगर ओवरलैप करते तो, इसलिए इसका आंसर क्या है 19, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 इनवेल्प्स, 4 लेटर हैं जिस 4 इनवेल्प हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ क्या 4 लेटर हैं, L1 L2 L3 L4, यही है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि इनवेल्प है, इनवेल्प मान लो A है B है C है
सी है, डी है, ठीक है। ऐसे इन्वेल्प लेट बोल रहा है कि रैंडमली इंसर्ट करना लेटर और इन्वेल्प को, ठीक है। इन्वेल्प और लेटर को हम रैंडमली इंसर्ट कर दिया। देन कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कंसीडर करो कौन सी। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट इन्वेल्प, क्या ये पॉसिबल है कि एक लेटर इनकरेक्ट इन्वेल्प में चला जाए, सिर्फ एक लेटर, दैट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट मतलब एग्जैक्टली सिर्फ। आप खुद सोचो, अगर एक लेटर है इसको अगर इनकरेक्ट वे में चल जाए तो दूसरा इनकरेक्ट नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा, यानी कि एक एग्जैक्टली एक इनकरेक्ट नहीं होगा, इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, समझे। एग्जैक्टली एक को करना नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि अगर हमने एक गलत जगह लगाया तो दूसरे बाकी जो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे, ठीक है। पूछ रहा है देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू करेक्ट इन्वेल्प। अब मान लो क्या हमने 2 करेक्ट मान लिए, 2 करेक्ट किए, बाकी 2 इनकरेक्ट, जैसे ए बी सही जगह है लेकिन डी सी गलत हो गया, इस तरह। तो कितने पॉसिबिलिटीज हैं कि बता, ये बोल रहा है कि सिर्फ 6 पॉसिबिलिटी। हम मान लेते क्या, एक पॉसिबिलिटी क्या कि L1 L2 अगर हम सही कर दें, दूसरी पॉसिबिलिटी का L1 L3 से ही कर दें, तीसरी पॉसिबिलिटी का L1 L4 से ही कर दें, उसके बाद L2 को ले लो, L2 L3 कर सकते हैं, L2 L4 कर सकते हैं और L3 L4 कर सकते हैं। गिनो कितने केस हैं, 1 2 3 4 5 6 केसेस, बस ऐसे निकालना था इसको। यानी कि इसमें सेकंड वाली सही है, पहली गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा 2 ओनली, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने 2022 की सीरीज देखी होगी ना, एटलीस्ट एक वीडियो भी देखी होगी ना, तो ये आप सॉल्व कर सकते थे। उसमें क्या था, 1261 से डिवाइड करना, तो बताओ कि डिविजिबल है कि नहीं है। इसमें 100 से पूछा हुआ है, तो क्या है ये देखो, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको, हमें देखना कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा, बस वही करना है। तो 530 से 85, 520 का 100, ठीक है। और देखो कोई है डिजिट, ये है 595, 5 4 जा 20, तो 4 को 96 से बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये सारा डिवाइड होगा, जानने की रिमाइंडर क्या आएगा 0, बस ऐसे करना था। उसका भी आंसर 0 था, इसका भी 0। नाउ दिस क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ये कह रहा है कि यूनिट डिजिट निकालना है आपको 57242 और इसकी पावर कुछ ये है, ठीक है। यूनिट डिजिट निकालना है, यानी हम 2 पे डिपेंड रहेंगे। लास्ट का यूनिट डिजिट क्या है 2, और इसकी पावर जो भी है 9 इंटू में 7 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 1। अब हम पिछली क्लास में कर चुके हैं क्या कि जो साइक्लिसिटी पावर, साइक्लिक पावर जो है, मतलब इसकी जो साइक्लिसिटी है वो रिपीट होती है आफ्टर 4 पावर। जैसे मान लो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे जस्ट ए सेकेंड, जैसे क्या कि 2 रेज़ टू पावर 0, हमें 2 पे फाइंड करना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। 2 रेज़ टू पावर 0 क्या, 1, 2 रेज़ टू पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 रेज़ टू पावर 2 यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 यूनिट डिजिट 8 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 4 यूनिट डिजिट 6 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 यूनिट डिजिट फिर से 1 आएगा। यानी कि 4 तक आपके जो है वैल्यू चल रही है, जैसे ही 5th वाला आएगा वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, फिर 2 होगी, फिर 4, फिर 6 वैसे। यानी कि हर 4 के बाद पावर के बाद जो वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो रिपीट होगी। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें 2 की जो पावर है ना, इस जो पावर है इसका रिमाइंडर देखना आफ्टर 4 से जब डिवाइड करेंगे, वही इसका यूनिट डिजिट आएगा। कर लो, अगर 4 को 9 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, सिर्फ रिमाइंडर देखो, 4 to 8 रिमाइंडर आएगा 1, 7 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आ जाएगा, ऐसे ही 5 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 3 ही रहने दो, और 1 का 1 है, ठीक है। 1 का क्या होगा, 4 1 4 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9, 3 1 का 1 रहने दो, ठीक है, क्योंकि हम उसको कर रहे हैं 1 है ना लास्ट में, हाँ ठीक है। तो 3 3 9, ओके, तो यह 9 बचा। अगर इसको भी 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, 4 to 8 रिमाइंडर आएगा 1। यानी कि जब पावर को डिवाइड कर 1 से तो लास्ट में जो रिमाइंडर है वो होगा 1। ये कुछ यूनिट डिजिट है, पीछे कुछ यूनिट डिजिट है
जिसका वैल्यू लास्ट में 2 है और इसकी पावर 1 होगी। तो 2 की पावर 1 हो तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, यानी 2। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, आंसर इज 2। ओके, इस तरह निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर्स। ये 3 डिजिट नंबर हैं सच दैट ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक हैं। सच दैट ए बी सी डी ई एफ, ये इस तरह, मतलब क्या है कि ए बी सी डी ई एफ, इनका जो सम होना चाहिए वो 1 1 1 और 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, यही कंडीशन है बिल्कुल। तो क्या मतलब कंडीशन, मैं अगर कहूँ कि सी प्लस एफ ये है वो 11 हो, अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ 1 होगा तो ऊपर कैरी क्या आएगा, ऊपर कैरी 1 आएगा, यानी कि बी प्लस एफ क्या होगा, बी प्लस एफ कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 प्लस 1 11 और नीचे 1, और इसका कैरी 1 फिर से चल जाएगा, ठीक है, 1 आएगा कैरी, यानी ए प्लस डी भी कितना होगा, वो होगा 10। आप कंडीशन देख लो, क्या सी प्लस एफ 1 11 1 कैरी, बी प्लस एफ प्लस 1 फिर से 1 1 कैरी, ए प्लस डी ये भी 10 होगा तो प्लस 1 11, यानी 1 1 1। कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो चुकी है, 4 बार 1 आ चुके हैं। तो सी प्लस एफ 11 है, बी प्लस एफ 10 है, और क्या है, बी प्लस ई होगा ना, और ए प्लस डी जो है वो 10 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना आएगा, 11 प्लस 10 प्लस 10, यही थे। तो कर लो इनको ऐड, 1 2 3 31 आंसर। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि D इज ए 3 डिजिट नंबर। D जो है वो 3 डिजिट नंबर है, कोई भी 3 डिजिट नंबर है, सच दैट द रेशियो ऑफ द नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज द लीस्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मैं 3 डिजिट ले लूँ, इस तरह ले लो, मान लो 1 5 6 ले लिया, और जो इसका डिनोमिनेटर होगा इनका सम करके 5 + 1 6 + 12, ये जो अगर डिनोमिनेटर है इनका अगर मैं डिवाइड करूँ तो वो लीस्ट 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। लीस्ट 2 डिजिट नंबर मतलब 10 तक आना चाहिए, ठीक है, अप्रोक्स यही बोल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ 100, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 1 5 और 6, तो इनका 100 प्लेस पे और जो यूनिट प्लेस पे इनका डिफरेंस फाइंड करना है आफ्टर सॉल्विंग दिस वन, ठीक है। तो पहले हमें देखना है कि करना है सॉल्व कैसे। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं कोई नंबर ले लूँ जैसे 9 9 9, ये तो लार्जेस्ट होगा, डिवाइड कर दो 27 से, तो ये इसका आंसर जो होगा वो 37 आएगा, अराउंड 37 होगा, जो शायद पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो 37 जो है वो लॉन्गेस्ट, मतलब ये स्मॉलेस्ट डिजिट नहीं है, 2 डिजिट, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। 999 मतलब 9 + 9 + 9 27, इसका जो सम करके जो आएगा वही डिनोमिनेटर होगा। अब इसमें एक कंसेप्ट है क्या कि जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है अगर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो वैल्यू होगी वो लीस्ट आएगी। अगर 1 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर क्या आएगा 0.5, यही आएगा, ठीक है। अगर 2 को डिवाइड करें 1 से, न्यूमरेटर बड़ा होगा यानी वैल्यू जो है बड़ी आएगी। तो हमें क्या कोशिश करनी है, हमें लेनी है लीस्ट वैल्यू, पहला नंबर लेनी लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करें, 3 डिजिट ये है मान लो, लीस्ट वैल्यू के लिए हम यहाँ 1 ले लेंगे, सिंपल। अब हमें डिनोमिनेटर जो भी डिनोमिनेटर होगा वो हमें बढ़ाना है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 डिजिट में 9 9 नहीं मान लूँ, लार्जेस्ट डिजिट मान लिए, और इनका जब सम करेंगे 1 + 9 + 9 वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 होगा तो यानी कि अब इसको डिवाइड करके देखो क्या आएगा, ये आएगा अराउंड 10.5। आप समझिए क्या किया, लीस्ट वैल्यू के लिए हमने 1 लिया। अब हमें डिनोमिनेटर बड़ा करना है, तो डिनोमिनेटर बड़ा करने के लिए हमने क्या किया, राइट साइड दोनों लार्जेस्ट डिजिट ले लिए और उनका जो सम किया तो वो आया 19, 1 + 9 + 9, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके किया तो इसका जो लीस्ट वैल्यू के अराउंड 10.5 आ रहा है, यानी कि ये सेटिस्फाई है इक्वेशन बिल्कुल। अब पूछना डिफरेंस फाइंड करो, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 9 - 1 8 आंसर। इस तरह आपको ये सवाल करना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैसेज हैं, हाँ 14th वन क्वेश्चन क्या है, देयर आर 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनमें से दो ऑड हैं, 2 ऑफ देम आर ऑड, बाकी इवन है, 3 इवन होंगे, ठीक है। आपको ये कुछ स्टेटमेंट दी है, P + Q + R - S - T, यानी कि ये है P + Q + R
माइनस कॉमन ले लो, एस प्लस टी ऐसे रख लो, ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पूछा इस डेफिनेटली, ये जो डेफिनेटली ना ये बड़ा भारी वर्ड है। डेफिनेटली मतलब अगर हमने कोई 2-3 केसेस लिए, अगर एक भी केस रॉन्ग आया तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेटली मतलब कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये बिल्कुल ठीक ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इवन होना चाहिए, जो भी कर लो। मान लो क्या मान ले, अगर हम मैं पी प्लस क्यू प्लस आर इन सबको इवन मान लूँ और इनको ऑड ऑड मान लूँ, ठीक है। तो इवन माइनस ऑड क्या होता है, इवन माइनस ऑड क्या होगा, पहले ऑड प्लस ऑड होगा ना यहाँ पे। तो ऑड प्लस ऑड क्या होगा, जैसे मान लो 3+5 लिया तो 8, यानी कि ऑड प्लस ऑड इवन होगा। तो इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन में से इवन निकाल लो, 4 - 2 2, यानी कि इवन आएगा। इस तरह आपको करना, यानी पहली केस तो ठीक है, ये इवन ही आ रहा है। दूसरा केस में क्या मान रहा हूँ, अगर मैं इसको क्या, एक केस तो हमारा ठीक हो गया, अब दूसरा केस भी देख लेते हैं। क्या, अगर मैं पी और क्यू को इवन मान लूँ और इसको ऑड मान लूँ, एक इवन मान लूँ एक ऑड, ऑड ऑड 2 और 3 इवन, ठीक है। इवन इवन और ऑड ये क्या होगा, इवन इवन और ऑड इनका सम क्या होगा, ऑड होगा। करके देख लेना, 2+4+3 वो कर लेना, ठीक है। इवन प्लस ऑड, जब इवन प्लस ऑड लेंगे तो ऑड आएगा। अब ऑड माइनस ऑड क्या आएगा, ऑड माइनस ऑड हमेशा इवन ही आएगा। 5 - 3 = 2, तो यानी ये भी ठीक है। कोई और केस पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी चेक कर लेंगे। सी आप क्या करो, एग्ज़ाम में क्या होता है, फटाफट करने से पहले बेटर ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को आराम से पीसफुल वे में करो तो कोई गलती करने का चांस नहीं होता। इसलिए हम तीनों केसेस ट्राई कर रहे हैं ताकि कुछ गड़बड़ होगी भी तो ठीक रहे, ठीक है। अगर इसको ऑड ऑड और इसको इवन मान लें, ठीक है, और इसको क्या होगा इवन और ये इवन, ठीक है, ये भी केस हो गया। तो ये इवन ऑड ऑड इवन क्या होगा, इवन हो जाएगा। और इवन माइनस इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। और इवन माइनस इवन क्या होगा, ये भी इवन होगा। यानी तीनों केसेस में इवन ही आ रहा है, इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली का केसेस है ना, तो इस पर रिस्क नहीं लेना। कई बार क्या होता है कि 2 केसेस आपने ठीक कर दिए, आप फटाफट मार्क कर दोगे, पता चले तीसरा केस जो था, एक केस ऐसा भी था जो ऑड था, लेकिन कैन भी हो तो इट्स ओके, बट इफ़ इट इज़ डेफिनेटली देन यू हैव टू चेक ऑल। तो बेटर टू गिव some 5 to 10 seconds more than to wrong that क्वेश्चन विद इन इंस्टेंट, ठीक है। तो वो मार्क करके चला जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 2p + 2q + 2r - 2s + t क्या है। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 2p प्लस क्या लिख लूँ, 2r - 2s ऐसे लिख लिया मैंने रैंडमली, प्लस q + t, क्यों इस साइड लिख लिया मैंने 2p + 2r, q + t को मैंने सेपरेट कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से और बीच में जो नंबर है p + r - s, 2 से चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ तो वो इवन ही आएगा, ठीक है। यानी कि जो पहली स्टेटमेंट ये वाली है ये तो इवन ही रहेगा किसी भी केस में, बिल्कुल। यानी कि 2p + 2r - 2s ये हमेशा इवन रहेगा। अब हमने चेक करना है q + t, ये चेक करना है, ठीक है। तो q + t अगर इवन इवन ले लूँ, यहाँ पे मैंने सारे ऑड ले लिए, यहाँ पे इवन इवन ले लिया, एक इवन यहाँ पे ले लूँ और बाकी इवन, तो क्या होगा, इवन यहाँ पे है, इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। तो पहले ही हमारा केस गलत हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 1 ओनली फ्रॉम माई ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी प्राइम नंबर है, सी कंपोजिट नंबर है। अगर आपने थोड़ा डीप में एनालाइज किया होगा तो पता होगा कि ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्राइम को लिख लो, क्या 2 3 5 7 11 13 ये कुछ नंबर होंगे। कंपोजिट नंबर सी, ये 4 6 8 9 10 इस तरह कुछ नंबर होंगे कंपोजिट के, ठीक है। पूछ रहा है p + c डिवाइड बाई p - c कैन भी है, तो एक केस भी अगर आप ठीक कर दिए तो बिल्कुल सही। अगर मैं p2 ले लूँ और कंपोजिट 6 ले लूँ तो 2 + 6 2 - 6 सॉल्व करो क्या आएगा, 2 + 6 8
-4 क्या इवन है बिल्कुल, तो ये पहली स्टेटमेंट से ही है, ठीक है। अब 2p प्लस सी कैन बी ऑड, 2p प्लस सी कैन बी ऑड, ठीक है। एक प्राइम ले लो, एक कंपोजिट ले लो, मैं क्या ले रहा हूँ कि इवन, ठीक है। तो 2p, 2 से कोई भी प्राइम नंबर हो तो 2 इवन ही आएगा, ठीक। और कंपोजिट नंबर कोई ऑड नंबर ले लो, कोई ऑड नंबर, लेट 9 ले लो, तो इवन प्लस ऑड क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा, करके देख लेना, नहीं तो कर लेना, ठीक है। तो ये भी सही है। अब बोल रहा है पी सी कैन बी ऑड, प्राइम कंपोजिट, अगर मैं प्राइम को 5 ले लूँ और कंपोजिट 9 ले लूँ तो 5 9 जा 45, ये भी ऑड आएगा, यानी कि क्या इसमें तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इस तरह सॉल्व करना था। अब है ए इज ए 3 डिजिट नंबर, ए 3 डिजिट नंबर, सॉरी ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी, 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करो विद डी, तो ये दे रहा है 3 7 डी डी, कुछ नंबर है 3 7 डी डी, वेयर ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, ए बी सी डी नॉन जीरो डिजिट है। वट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। अगर एक सिंपल चीज़ है कि अगर 900 समथिंग 926 को अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 4 के साथ, तो ये 3 7 हो जाएगा ना, 3700 की रेंज में चला जाएगा। 900 को मल्टीप्लाई 4 करो तो 3600 आएगा। अगर 900 समथिंग 2023 इस तरह, तो वो 37 में चला जाएगा बिल्कुल। तो ए बी सी हमारे पास क्या है, ए बी सी 3 7 डी डी, अगर यहाँ 3 7 डी डी है, ठीक है। ए बी कोई नंबर है, ए बी इंटू में, ठीक है, कोई नंबर है। अब क्या करें, कोई नंबर लेना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं 900 समथिंग ले लूँ और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ, ठीक, तो 3 7 कुछ आएगा। अगर मैं क्या लूँ, यहाँ पे 6 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 6 से 24, यहाँ 2 कैरी, ठीक। तो यहाँ पे भी 4 करना हमें, तो 4 3 का 12, 4 से 12 प्लस 2 24, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड, 936 कर रही है सेटिस्फाई, यानी ए बी सी क्या होगा आपका 936, ये 3 डिजिट नंबर है। आपको क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 9 प्लस 3 प्लस 6, इसकी वैल्यू निकालनी है। 9 प्लस 3 12 प्लस 6 18, ऐसे आंसर निकालना है इसका। सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी और कुछ नहीं करना था। ये क्या, हाँ ठीक है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। फॉर एनी चॉइसेस वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड जो 6 डिजिट नंबर है, एक्स बाई जेड, फिर से एक्स बाई जेड, मैं कुछ भी ले लूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 ले लेता हूँ, सिंपल। अब पूछ रहा है कि डिविजल बाई 7 11 13, हम तीनों से कर लें चेक, 7 11 या 7 13। अगर देखो अल्टरनेट डिजिट देखो, 3 + 1 4 + 2 5, इसका भी देखो 2 + 1 3 प्लस ये 2 + 1 3 + 3 6, और यहाँ पे क्या था 3 + 1 + 6, यानी 6 - 6 = 0। ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास। अब 7 से देख लेते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। आप सिंपल डिवाइड करो, 1 में 7 निकले 5, 7 7 49, 7 8 जा 56 निकले 2 1 2 7 5 8 9, बिल्कुल 7 से डिविजिबल है। आप चेक कर लो इसको सिंपल वे में, तो ये डिविजन 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। अब चेक करना 13 से, ये भी कर लो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 13 कितने जा, 13 9 जा होता है 1 1 7, ठीक है। तो 60 यहाँ बनेगा 6 1, 13 4 जा 52, ठीक है, 9 यहाँ 2, 13 7 जा 91, दो है एक 13, 13 1 जा 13, 13 से भी डिविजिबल है, यानी कि जो भी होगा ये 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 1 2 3 डिविजिबल। आप कोई भी नंबर ले लो, 4 5 6 4 5 6 6 7 6, कुछ भी ले लो, नंबर डिविजिबल होगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स की फॉर्म में रखा हुआ है, कोई 125 क्यूब का फॉर्म है। हाउ मेनी क्यूब्स सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स, अगर मैं यहाँ डायग्राम तो वैसे बना नहीं पाऊंगा, बट समझो क्या ये बोल रहा है, एक इस तरह का क्यूब है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए,
ये क्यूब अच्छा नहीं बना, बट यहाँ पे इस तरह बना रहे हैं। 5x5 का होगा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5, इस तरह, यानी कि 5 क्रॉस 5 का क्यूबॉइड होगा, तभी तो 125 इक्वल क्यूबॉइड निकलेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है कि कितने क्यूब्स होंगे आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, जो सराउंड है। अगर ये वाले बीच वाले देखो आप, ये बीच वाले देखो, ये वाली अगर साइड हटा दूं और नीचे वाली साइड हटा दूं, वैसे पिछले साइड भी हटा दूं और यहाँ पर थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट यही है क्या कि अगर मैं 3 क्रॉस 3 का क्यूब लूं, ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला, एक ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड, वैसे ही एक यहाँ से लूंगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो आप देखो क्या कि वो सारे सराउंड करेंगे इंटरनल पार्ट को, इसको, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, एन नंबर ऑफ जितने होंगे और -2 कर दूं, यही फार्मूला बनता है इसका, उसका क्यूब जितना भी होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5x5 का क्यूब है ना, क्योंकि 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तभी तो 125 है, वॉल्यूम क्यूब होगा ना, तो यानी कि 5 - 2 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब क्या होगा 27, इसका आंसर होगा क्या 27। थोड़ा इमेजिनेटिव वर्क है, बट यू कैन डू इट इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाई रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4। ये नंबर है 8 डिजिट नंबर बनाने हैं इसके, रीअरेंज करके तो बताना वो। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, आपको पता है जब रिपीटेशन होती है तो हम परमुटेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जितने हो वो लेंगे और जो रिपीटेशन होंगी वो डिवाइड में करेंगे। ठीक, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ नंबर है, मतलब इस तरह रेंज करना आपको। ठीक है, तो क्या होगा, आपको नंबर लेना है सच दैट डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन एंड इवन डिजिट ऑक्यूपाई इवन। जैसे 1 है तो 1 ऑड पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक, 1 और 3 पे हो गया, ऐसे 5 और 7 पे 3 3 होगा। ठीक, वैसे ही क्या होगा, इवन पहले इवन नंबर पे होना चाहिए, यानी सेकंड प्लेस पे 2 इवन पहले, और यहाँ पे इवन वाले और कौन सा बचा 4 और 4, इस तरह पोजीशन आपको बनानी है। ठीक, ऑड के लिए क्या पोजीशन बनेगी, एक ये, अगर एक एक ये पोजीशन है और एक एक ये पोजीशन है और एक खाली बची है, देखो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3, टोटल कितने पोजीशन यहाँ पे 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बचे हुए हैं। रिपीटेड कितने हो रहे हैं, 2 3 बार रिपीटेड है, 2 1 बार रिपीटेड है, यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इन केस ऑफ ऑड डिजिट, केस ऑफ ऑड डिजिट क्या है 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और नीचे भी 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको सॉल्व करो, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1, तो ये कैंसिल, 2 4, यानी 6 केसेस बनेंगे जिसमें हम ऑड प्लेसेस बिठाएंगे। वैसे ही इवन के भी 6 प्लेसेस बनेंगे, इसी तरह सॉल्व करना है, 2 बार वो रिपीट 2 बार वो, यानी 6 प्लस 6 इंटू में 6, एक साइड यहाँ पे एक साइड यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा ना। देखो एक बार इवन बिठाने हैं, हर जगह बिठाने ना, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे ऑड के, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 6 आएगा ये 6 आएगा, यानी कितने होंगे कॉम्बिनेशन 36, ये आंसर होगा 36, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 16 12 डेज। ए बी सी 8 16 और 12 दिनों में काम खत्म करते हैं। ए अलॉन वर्क्स ऑन मंडे, ए जो है वो मंडे को आता है काम करने, बी जो है वो ट्यूसडे को काम करने आता है, सी जो है वो वेडनेसडे को काम करने आता है। ए अलॉन अगेन वर्क्स ऑन थर्सडे। ठीक है, मतलब साइक्लिक चल रहा है, कैसे, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, उसके बाद फिर से ए बी सी, इस तरह कर रहे हैं। मंडे को काम शुरू हुआ, पहले आप देखो लो क्या यूनिट डिजिट वर्क ए बी सी का कितना हुआ, ए 8 यूनिट काम कर रहा है, बी 16 यूनिट काम कर रहा है, बी 12 दिनों में काम कर रहा है, इनका एलसीएम ले लो 48 आएगा, तो यानी 6 यूनिट ये काम करेगा, ये 3 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा। बिल्कुल ठीक है,
मैं यहाँ लिख लूँ क्या, ए 6 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है, सी 4 यूनिट काम कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, मंडे को काम करना रहा है, पहला दिन मंडे, ए करेगा 6 यूनिट, ट्यूसडे को कौन आएगा, बी आएगा, बी करेगा 3 यूनिट, फिर वेडनेसडे को फिर से आएगा कौन, सी आएगा 4 यूनिट, 6 3 9 4 13 13 यूनिट काम करें। टोटल कितने यूनिट करना था, 48 एलसीएम था, 48 तक पहुंचाना। वैसे ही थर्सडे को कौन आएगा, फिर से 6 यूनिट, फ्राइडे को 3 यूनिट, सैटरडे को 4 यूनिट, अब संडे को 6 यूनिट, मंडे को 3 यूनिट। देखो 6 प्लस 3 प्लस 4 13, 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 6 32, 32 प्लस 3 32 प्लस 3 35, तो 35 प्लस 4, अब एक और बार आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे 34, ठीक। अब फिर से कौन आएगा, थर्सडे को, थर्सडे को फिर से 6 हो जाएगा। अब गिनो कितने, 39 यहाँ हो गए, 39 प्लस 6 45, यानी कि फ्राइडे को काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे को भी काम खत्म कर देगा, टोटल 48 यूनिट करके। इस तरह साइक्लिसिटी चल रही है। पहला क्वेश्चन बोला द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, क्या थर्सडे को काम खत्म होगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लो पहले क्या था, मंडे को शुरू किया था ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे और यहाँ थर्सडे, यानी थर्सडे को काम खत्म होगा, ठीक है। पहले मैंने फ्राइडे बोला था, थर्सडे होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे विल फिनिश वर्क इन 10 डेज, नहीं 10 डेज नहीं करें, क्यों, पहले 3 दिन किया था, फिर अगले 3 दिन किया था, फिर से 3 दिन 9 हुए थे, और फिर आगे 2 दिन और लगे थे, 2 दिन और, यानी कि 11 डेज लगेंगे, ना कि 10 डेज उस कंडीशन से। यानी कि 2 वाली स्टेटमेंट गलत, यानी कि 1 ओनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 डिविजिबल बाई एक्स, 7x प्लस 96 एक्स से डिवाइड करना है और ये डिविजिबल होना चाहिए। तो बता रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन बी पॉसिबल, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की। 7x से अगर x को डिवाइड करें तो x डिवाइड होगा, यानी कि ये बिल्कुल ये डिविजिबल है। अब 96 को डिवाइड करना है, अब 96 को डिवाइड करना है x से। अब इसके पॉसिबल वैल्यूज क्या होनी वो देखना है, क्योंकि 7x से डिविजिबल है बिल्कुल, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 96 के फैक्टर निकालो पहले, जितने फैक्टर होंगे उतनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी x की। 96 को कितने होगा, एक तो का 1 मल्टीप्लाई 96, एक क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 48, एक होगा 3 मल्टीप्लाई 96, 3 मल्टीप्लाई 32, एक होगा 4 मल्टीप्लाई 24, एक होगा 6 मल्टीप्लाई 16, और कोई है हाँ 8 मल्टीप्लाई 12। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से 12 मल्टीप्लाई 8 16, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ये हैं और 6 और होंगे जब इनका रिवर्स करेंगे ना, 12 मल्टीप्लाई 8 फिर 16 मल्टीप्लाई 6, ऐसे करते हैं। यानी कि 12 फैक्टर्स आर देयर फॉर द मल्टीपल ऑफ, यानी कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं एक्स की जिससे 96 डिविजिबल होगा 12। बस ऐसे आंसर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ पी क्यू आर एस 4 डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है, मतलब पी क्यू आर एस चारों जो डिजिट हैं वो अलग अलग नंबर है, ठीक है। वो बोल रहा है देन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू और आर प्लस एस, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। देखो इसमें एक कंसेप्ट गया कि दो मल्टीपल होंगे ना, उनमें जितना ज़्यादा गैप होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। क्या कि जिनमें जितना ज़्यादा गैप होगा उसमें उतनी ज़्यादा डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना बड़ा मल्टीपल आएगा। जैसे मैं मान लूँ क्या कि यहाँ पे देखो, यहाँ बोला ग्रेटेस्ट डिजिट, क्या बोल रहा है ये, जैसे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, ठीक है। ग्रेटेस्ट मतलब 9 मान लेते हैं, फिर 8 फिर 7 और फिर 6, ग्रेटेस्ट ये हुआ 9 8 7 6 4। अब इनका सम करो कितना होगा, ये होगा 30, ठीक। 30 इनका सम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको ना हाफ में बांटो, 15 और 15। देखो 30 और 1 15 से
इनका हाफ हाफ में बांटो तो क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा, जो जितना ज़्यादा डिफरेंस इतना डिफरेंस होगा ना, वो क्या करेगा, वो आपको ग्रेटेस्ट नंबर देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे 6 इंटू 7, 6 प्लस 7, 8 इंटू 9 करके देख लो, जो नंबर आएगा ये कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा कोई आप ये कर लो, 7 प्लस 8, 6 इंटू में 9, ये भी हो सकता है। और 6 इंटू में 8, 7 इंटू में 9, इस तरह। और बस इस तरह कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन बनाने है आपको क्या, कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ क्या है, 6 7 8 9, यही नंबर है बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये नंबर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पी क्या हो रहा है, 6 7 8 9। अगर मैं इनका सम करूँ, 7 प्लस 8 15 और 6 प्लस 9 15, तो 15 और 15 30 हो गए। ठीक, यानी मैं एक नंबर ऐसे ले लूँ 6 प्लस 9, एक नंबर में इस तरह ले लूँ 7 प्लस 8। इन दोनों में जो मल्टीपल कर आएगा ना, वही सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, यानी क्या 225 इज द आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरह आपको लगाना है, वैल्यू 2 to 1 भी आएगी, 2 to 4 भी आएगी, यही होंगे। ठीक है, बट आपको निकालनी वैल्यू, तो क्या करना है, बीच वाले डिजिट को उठाओ और उसको सेपरेट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। ठीक है, 9 नंबर जो है उसको 99 टाइम्स, मतलब 9999 इस तरह चलते जा रहा है 99 टाइम्स तक। ठीक है, वो बोल रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ डिवाइड बाय 13, 13 से डिवाइड करो तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 13 का अगर मल्टीपल लगाने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बेसिक से करते जाओ। क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि 13 को 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा बिल्कुल। अगर मैं 13 को 9 से डिवाइड करूं तो 13 7 91, रिमाइंडर इसमें 8 आएगा बिल्कुल। अगर मैं 13 को 9 से डिवाइड करूँ तो 9 से डिवाइड किया था, 8 आया था ना रिमाइंडर, तो यहाँ का 9 उठाओ तो 13 6 जा 78, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 11। अगर मैं 13 को 9 से करूँ तो रिमाइंडर 11 आएगा। आगे चलो, अगर मैं 13 को 4 बार करूँ, 1 2 3 4, तो 9 से करके मेरा रिमाइंडर था 11, और यहाँ से उठाऊँ 9 तो ये, तो 13 9 जा 117 डिवाइड बाई 2, यानी इसमें रिमाइंडर 2 आएगा। अगर मैं 4 बार 9 लूँ, 13 से डिवाइड करूँ तो 2 रिमाइंडर। अगर मैं 5 बार 9 लूँ, 1 2 3 4 5, इन चारों करके रिमाइंडर 2 था, और 9 करूँ तो 13 2 जा 26, यानी कि अगर मैं 5 बार 9 को डिवाइड करूँ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, अब चलो आगे 6 पे, 1 2 3 4 5 6, इतना इधर करके 3 आया था, और यहाँ से लूँ 39, 13 3 39, यानी कि हर 6 के मल्टीपल पर रिमाइंडर जो है, 6 के बाद मल्टीपल रिमाइंडर जो है 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा जब मैं 13 से डिवाइड करता हूँ। तो यानी कि 99 टाइम्स है, तो यानी 96 टाइम्स, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है, जहाँ तक जो भी 13 से डिवाइड करूँगा वो रिमाइंडर उसका 0 आएगा। सिंपल, 6 बार करना तो 96 तक 0 रिमाइंडर आएगा। बचे कितने, 3 9 बच गए। अब इनको डिवाइड करने पे जो भी आएगा रिमाइंडर वो हमारा आंसर होगा। वो हमने वैसे निकाल लिया था पहले, 13 7 91 89, 13 6 जा 78 11, तो 11 विल बी द रिमाइंडर इफ यू डिवाइड 9, इफ यू डिवाइड 99 टाइम्स। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1। हर डिजिट जो है 9 डिजिट नंबर है, वो उनका सबका जो नंबर है वो 1 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 तक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करो अपने नंबर से, यानी फिर से इसी को मल्टीप्लाई करना है 9। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इसका रिजल्टेंट जो है, जो रिजल्टेंट जो भी आएगा उसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, मतलब जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका सम ऑफ डिजिट निकालना। ठीक, तो अगर हम इसमें अगर मतलब कुछ भी नहीं आपको इसका आता, तो अगर मैं बेसिक कहूँ कि ये 1 1 1 1, इनका सम ऑफ डिजिट क्या है, 9 है जी बिल्कुल। और इन सब का सम जो है वो कितना है, वो भी 9 है। और 9 × 9 करूँ तो 81। क्या 81 जो है वो 9 से डिवाइड होता है जी, बिल्कुल होता है। तो मतलब जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो 9 से डिवाइड होगा।
ठीक है जी, वो 9 से डिवाइड होगा, बस यही कंसेप्ट इधर लगाना है। हम यहाँ ऑप्शन में देखेंगे कि 9 से कौन कौन से जुड़ा है। क्या 64 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 80 डिवाइड होता है? नहीं होता। 81 होता है? होता है। 100 नहीं होता, यानी कि 81 इज द आंसर। एक तो ये तरीका आ गया सीधा सीधा, 9 से पता करो रिजल्टेंट, एक ही ऑप्शन है वो। दूसरा आज एक और कंसेप्ट सीख लो। क्या? एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट क्या है, जैसे मैं कहूँ आपको 1 1 को फिर से 1 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 1, बिल्कुल आपको पता है। अगर मैं कहूँ 1 1 1, इसको मैं फिर से 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 1 2 3 2 1, यानी जितने 1 होंगे वहाँ तक जाना है और उसके बाद फिर से डिक्रीजिंग में जाना है। यहाँ कितने 9 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मल्टीपल, यानी यहाँ 9 है तो हम कहाँ तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब फिर से 8 7 6 5 4 3 2 1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। इन सबको जब आप ऐड करोगे इनके यूनिट डिजिट तो वापिस 81 आएगा। इस तरह आपको इसका आंसर निकालना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। अब पूछ रहा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट हैं विच अपियर टू ऑल इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। ठीक है, 10 से लेकर 100 के बीच में जितने भी हैं इंटीजर उन सब का सम कितना होगा? व्हाट इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये 10 है, पहले हम 1 का देखते हैं, 11 फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 21 31 41 51 61 71 81 91 और 100 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें देखो पहले 1 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि यहाँ 1 कितने हैं? 20। यानी मैं कहूँ कि 10 से लेके 100 में 1 कितनी बार आया है? 20 टाइम्स आया है। और अगर मैं कहूँ 2 कितने टाइम्स आया है तो यहाँ पे 100 वाला तो खत्म हो जाएगा ना, यानी कि A कम हो जाएगा। वैसे ही 3 19 टाइम्स आएगा, 4 भी 19 टाइम्स आएगा। मैं लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे 20 टाइम्स आया 1, 20 टाइम्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 19 का मल्टीपल प्लस 1। ठीक, 19 वजह 19 प्लस 1। अगर मैं कहूँ 2 कितने टाइम आया? 19 टाइम्स, यानी कि ये क्या हुआ? 19 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स आया। वैसे ही 3 कर दूँ तो 3 कितने? 19 टाइम्स आएगा, बिल्कुल वैसे ही आपको जाना है कहाँ तक? 9 तक जाना है आपको, और 19 इंटू में 9 करना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये चीज़ जो है 19 19 19 यहाँ तक आ रहा है तो ये 19 का मल्टीपल है, यानी जो भी रिजल्टेंट होगा वो 19 का मल्टीपल होगा और एक एक्स्ट्रा होगा, एक रिमाइंडर उसका आएगा। ठीक, प्लस 1 भी है ना 1 का, तो हम क्या करेंगे? हम ऑप्शंस को 19 से डिवाइड करेंगे। अगर 19 को मैं 855 लूँ तो 19 4 जा 76 19 4 जा यानी 56 9 और 95 19 5 जा 95। इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। एक एक्स्ट्रा होगा, यानी 855 नहीं 856 आंसर होगा। इस तरह आपको आंसर निकालना था। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, 19 का ऐसे डायरेक्ट गिन लोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, हमने क्या किया? हमने उसको लिया, 19 कॉमन निकाला और 19 का जो मल्टीपल होगा वही होगा, लेकिन प्लस 1 एक्स्ट्रा आ रहा था 100 का, तो वो अलग से रिमाइंडर बचेगा। तो बस ऑप्शन उठाओ और वैसे कर लो। यही अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में। बट ये है कि आपको ऐसे अप्रोच डेवलप नहीं होगी। अब के टाइम जो सी सेट आया उसमें यही दिखा रहा है कि अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट नंबर सिस्टम वगैरह के तो मतलब हर टाइप के कर लो, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सवाल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ स्क्वायर। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। बिल्कुल मुझे कह रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। ये क्वेश्चन में लिखा, आप पास करके पढ़ लें। 2 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स टोटल आपके पास। वो बोल रहा है कि 3 पॉइंट यूज़ करके ट्राइंगल बना। आपको पता है ट्राइंगल 3 पॉइंट यूज़ करके बनेगा, इनमें से कुछ भी। बोल रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल बेस, बट ऐसे यूज़ करना क्या होगा? देखिए इसमें आपको सिलेक्ट करना, अरेंजमेंट नहीं करना। तो जब सिलेक्ट करना तो क्या होता है? कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है जी, टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 6, और पॉइंट्स कितने यूज़ करना है आपको? 3, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। बस ये इसका आंसर होगा, इफ़ यू हैव रेड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसको खोलो, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल,
6 माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज़ द फार्मूला। अब मैं इतना उसमें डीप में गया तो आंसर पूरा टाइम पे नहीं होगा, बट 3 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, दैन 3 इंटू 2 इंटू में 1, 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी 5 4 जा 20। इसको सॉल्व करने बाद 20 आंसर आएगा। नाउ दिस वन क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन 14 ब्लैक बॉल्स, 14 ब्लैक बॉल्स हैं, 20 ब्लू बॉल्स हैं, 26 ग्रीन बॉल्स हैं, 28 येलो बॉल्स हैं, 38 रेड बॉल्स हैं और 54 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर n, एक स्मॉलेस्ट नंबर है n, सच दैट द n बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, जितने n बॉक्स हम ड्रा करेंगे रैंडमली, मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एट लीस्ट वन कलर इज 170। मतलब ये कोई बोल रहा है कि जब हम मतलब पूरा जितनी बॉल्स उठाएंगे, एक कंडीशन के बाद ये होगा कि जब हम न्यू बॉल उठाएंगे तो वो हर बॉल जो है वो न्यू आनी चाहिए, हर बॉल फुल ग्रुप ऑफ रैंडमली जो भी उठाएंगे वो नहीं चाहिए। अगर मैं जैसा 14 ब्लैक बॉल है, 20 है या 28 है, हर में से एक एक माइनस कर दूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हर में से पहले इन सबको ऐड करो, 14 20 28 26 38 54, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास 180। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6 है, मतलब मैं हर में से एक कम कर रहा हूँ। मतलब मैंने 14 ब्लैक बॉल में से 13 कर ली, 20 में से मैंने 19 कर ली, 26 में से 25 कर ली, इस तरह। तो मेरे पास कितना होगा 174। ये 174 वो बॉल्स हैं जब मैंने सारी मतलब अपने पास रख ली। अब जब मैं 175 उठाऊंगा, मतलब समझो जब मैं 175 बॉल उठाऊंगा तो मुझे पता है कि हर बॉल न्यू बॉल ही आएगी, क्योंकि हर एक का एक एक मिनट पहले ही निकाल दिया था। और अब मैं जब भी न्यू बॉल उठाऊंगा, या ब्लैक उठाऊंगा, ब्लू उठाऊंगा, कुछ भी उठाऊंगा, तो जो भी +1 यानी 175 के बाद मुझे पता है कि हर बॉल न्यू आएगी। ठीक है, तो यानी ये जो स्टेटमेंट है 175 ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट नंबर m, स्मॉलेस्ट नंबर m जो होना चाहिए सच दैट एनी m बॉल्स ड्रॉन, कोई भी m बॉल्स, उसमें n था इसमें m बॉल्स हैं, ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर इज 167। ये बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर m जो भी है उसमें फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली जब भी उठाएं मस्ट कंटेन एटलीस्ट क्या, वन बॉल ऑफ ईच कलर, एक कलर की। अगर मैं एक ब्लैक बॉल ले लूँ, मतलब मैं मान लूँ 1 ब्लैक बॉल, मैं 180 टोटल बॉल्स थी, उनमें से 14 माइनस कर लूँ, यानी मैंने सारी ब्लैक बॉल माइनस कर दी, सारी निकाल दी, कितने बचे मेरे पास 166। ठीक है, ये बोल रहा है कि एम बॉल फ्रॉम बॉक्स रैंडम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन। तो अगर मैं रैंडमली उठा लूँ सारे एक कलर की बॉल्स मैंने सारी उठा ली, तो यानी जब मैं 167 वाली उठाऊंगा ना, तो यस फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली ये मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर की एक बॉल आ जाएगी 166 के बाद, क्योंकि ब्लैक बॉल्स अब जब 67 उठाऊंगा तो एक हर टाइप की मेरे पास बॉल होगी। ठीक है जी, तो यानी ये दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, आराम से समझो इसको, कोई इशू नहीं है। प्रोबेबिलिटी का काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग पूछी है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एक प्रिंसिपल P है, कोई प्रिंसिपल P लेट कर लो, P 100 कर लेते हैं हम, मान लो। ठीक है, बिकम्स क्यू, कुछ समय बाद क्यू अमाउंट बन गया इन 1 ईयर, एक साल बाद, व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड इंटरेस्ट जिसने पढ़ा होगा अच्छी तरह वो इसको कर पाएगा। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली विद R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब मैं कहूँ हाफ ईयरली मतलब एक साल को 2 हाफ ईयर्स में बांट दो, और रेट जो है वो आपका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, यानी साल में 2 बार आपके हो जाएंगे, एक ही साल में 2 बार आपके इंटरेस्ट लगेंगे और रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। ये कंसेप्ट है इसके पीछे बिल्कुल। तो ये बोल रहा है इस तरह। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। क्या मैंने मान लिया P 100 है और मैं रेट रैंडमली मान लेता हूँ क्या 20%, क्योंकि 20% जो है वो आपको डेसिमल में काटने के लिए थोड़ी आसानी दे देता है। तो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो यानी कि इसका हाफ ईयरली क्या होगा 10%, और एनुअली कितनी बार लगेगा 2 बार लगेगा, यानी 100 का 10%, इस पे कंपाउंडर 2 बार लगेगा, यानी 110, और 110 पे 10% लगेगा, तो मल्टीप्लाई 10/100 फिर उसका प्लस कर लेना, कितना लगेगा 121। यानी कि ये हाफ ईयरली, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो 100 से 121 अमाउंट बन रहा है। कोई भी अमाउंट हो सकता है, हम परसेंट की फॉर्म में देख रहे हैं बिल्कुल। तो ये बोल रहा है कि क्यू की जो वैल्यू है, क्यू जो है 121 है। ठीक, पहला हो गया।
अब बोल रहा है इफ़ द सेम प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू, अब वही प्रिंसिपल अगर 100 है वो क्यू बन जाता है कितने समय बाद, 1 साल बाद, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। अब एनुअली है और एस परसेंट पे कोई रेट है, ठीक है जी। और सेम प्रिंसिपल क्यू, क्यू कितना आया था हमारा 1 to 1, तो एस परसेंट कितना होना चाहिए 21%। 100 पे 21% लगेगा तभी तो 121 बनेगा, क्योंकि क्यू हमारे पास 121 था, यानी कि हमारे पास क्या आया, आर हमने लेट किया था 20% जो इंटरेस्ट था, और एस हमारे पास कितना है 21%। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, आर जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन एस, आर मस्ट बी लेस देन एस, क्योंकि आर जो है 20% और एस वो है लेस देन एस, सी इस तरह निकालना था। रेशियो और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का अच्छा मिशन। अब ये देखो ये फिर से नंबर सिस्टम पे है, बोल रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 पता होना चाहिए, आर देयर विच गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर। देखो कुछ नेचुरल नंबर हैं, उनको 1186 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो 31 आना चाहिए। अब एक थोड़ा दिमाग लो, जब रिमाइंडर 31 होगा तो यानी कि जो डिवाइजर होंगे वो 31 से बड़े होने चाहिए। रिमाइंडर तो छोटा होता है ना डिवाइजर से, जिससे भी करोगे बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, हम 31 से बड़े फाइंड करना है। अब अगर तो एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, हम सिंपल अप्रोच रखेंगे, ठीक है। अगर 31 रिमाइंडर है 1186 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 31, यानी कि वो नेचुरल नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, किसको 1155 को, वो नेचुरल नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, ठीक है। 31 रिमाइंडर मैंने माइनस कर दिया, 1155 बिल कंप्लीट। अब इसके 115 के फैक्टर निकालो कितने बनेंगे, जो भी होगा हम उसमें से देख लेंगे कि कितना बन रहा है, ठीक है जी बिल्कुल। तो एक तो पहले 1 से ही मल्टीप्लाई करके 1155 आएगा, ठीक है, थोड़ा कर लेना एडजस्ट। 2 से नहीं होगा 3 से होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट है इसका। 3 मल्टीप्लाई 385 करेंगे तो आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 231 करेंगे तो आ जाएगा। फिर 7 से भी हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 165 से करेंगे तो ये भी आ जाएगा। फिर 11 से भी हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट का सम जो है डिफरेंस 0 है। 11 मल्टीप्लाई 105 करेंगे तो आएगा। उसके बाद ये होगा 15 से, 15 मल्टीप्लाई 77 आ रहा है। उसके बाद होगा 21 से, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 55 होगा। उसके बाद होगा 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। अब इसके बाद क्या होगा, 35 मल्टीप्लाई 33, यानी ये फिर से ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखो कि कितने नंबर जो हैं पॉसिबल हैं, ठीक है, कि ये जो इसको डिवाइड कर देंगे। अगर ये नंबर डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह डिवाइड कर देंगे, तो जब इसका प्लस करेंगे तो नेचुरली हमें सिर्फ यही गिनना है कि कितने नंबर हैं। देखो यहाँ पे कितने, 33 1, 35 ये 2, ठीक। उसके बाद ये एक आ गया ना आपके पास, उसके बाद 55 3, फिर 4, ये 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितने 9 फैक्टर्स हैं जो पूरी तरह इसको डिवाइड करेगा। बिल्कुल ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर गिव्स रिमाइंडर, वो तो जब इसमें करेंगे प्लस, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा 9। बस हमें फैक्टर निकालने थे इसके और बताना था कि कितने नंबर बाद डिवाइड करने वाले रिमाइंडर 31 आएगा। ओके, क्योंकि 35 के बाद जो 33 होंगे ना, सिर्फ रिवर्स में जाना है, वही उससे बड़े होंगे। जो इससे पहले वाले होंगे वो डिविजिबल नहीं होंगे, इसलिए इसका आंसर 9 बचेगा। 9 पॉसिबिलिटीज होंगी जो इससे बड़ी होंगी। ओके, इस तरह अब करना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, नो प्रॉब्लम। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा वो है, एग्जाम में करने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट बोला है बाद में करना पड़ेगा, ठीक है जी, एग्जाम में थोड़ा मुश्किल होता है। ये आपको दे रहा है पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी जीरो। अब देखो टी टी जीरो कैन नॉट बी 330, टी टी जीरो कैन नॉट बी 330। भाई क्योंकि अगर ये 330 हुआ तो इनमें से पी पी क्यू क्यू आर आर इनमें से एक 3 डिजिट नंबर होना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। यानी कि आपके पास क्या बचा, टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए और टी की वैल्यू 2 होनी चाहिए। हम बस इन 2 वैल्यू पर ट्राई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अब ये बोल रहा है कि इनका रेशियो कैसे, मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो क्या है कि पी जो है वो छोटा है, फिर क्यू उससे बड़ा है, फिर आर उससे बड़ा है। तो 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 0 कंसिडर फॉलोइंग, ठीक है, ये हम करेंगे। अगर मैं T1 ले लूँ,
यहाँ ले लो टी, जस्ट सेकेंड, टी में ले रहा हूँ यहाँ 1 ले रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इजिकल टू टी टी 0, क्या होगा 1 1 0, क्योंकि टी हमने 1 लिया यहाँ पे। अब इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालते जाओ। अगर मैं 55 ले लूँ आर आर, तो यहाँ पे इन दोनों का सम 55 होना चाहिए, हाफ हाफ होगा ना, 55 प्लस 55 110। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक तो यहाँ 44 और 11 होगा, 11 प्लस 44 55 वही हो जाएगा। एक 22 प्लस 33 हो जाएगा, 2 2 3 3 5 5, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और अगर ये दो ही कर रही, अगर मैं यहाँ 6 6 ले लूँ और यहाँ पे 11 ले लूँ और यहाँ पर 22 22 33 ले लूँ, 11 3 3 4 4, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई करेगी। और यहाँ अगर मैं 7 7 ले लूँ, आर आर 7 ले लूँ और यहाँ पे 11 ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 ले लूँ, यहाँ पे मैंने 3 3 लिया था ना, तो यहाँ पे 2 ले, तो वो यानी कि इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है। कितनी पॉसिबिलिटी बनी, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी ये, बिल्कुल 5 पॉसिबिलिटीज़, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। इसको आगे करते हैं, अभी फिलहाल इतना रखो, ये 11 प्लस 44 इतना। अगर मैं कहूँ, सिर्फ समझो इसको, टी अगर 2 है तो यानी यहाँ क्या होगा 2 2 0, और यहाँ पे पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर, ओके। अब इसकी वैल्यू सर्टिफिकेट, अगर मैं क्या लूँ, यहाँ पे 99 ले लूँ, तो यहाँ पे 88 उससे छोटा होगा, और 33, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 33 प्लस 2 3 4, हाँ बिल्कुल कर रही है। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 99 से कर रहा हूँ पहले मैं, और यहाँ पे ले लूँ 77 और यहाँ पे एक बढ़ा लो 44 हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर ले लूँ मैं 99, यहाँ ले लूँ 66, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक और बढ़ाना पड़ेगा 55, एक और बन जाएगी पॉसिबिलिटी क्या, 55 प्लस 77 प्लस, और क्या बनेगा 88, एक कम कर लो यहाँ से, ये भी पी लेस देन क्यू प्लस लेस देन आर, ये होनी। अब वही पूछ रहे हैं कि इसमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्या है। देखो पी की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है, एक जो 1 1 0 में थी, एक तो हमने 1 1 ली थी, ठीक है जी, एक हमने 2 2 ली थी, एक क्या ली थी हमने 3 3 ली थी, एक 4 4 ली थी, एक 5 5, यानी टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्या 5। हम ये टी इजिकल टू 1 1 0 और टी इजिकल 2 2 0 दोनों का मिक्स करके ले रहे हैं, ओके। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगी, एक में थी 44, एक में थी 33, एक में थी 22, एक में थी 88, एक में थी 77, एक में थी 66, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, यानी कि पी की 5 वैल्यूज़ बिल्कुल सही है और क्यू की 6 वैल्यू, ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यही पॉसिबल वैल्यूज़ मिली मुझे, तो ये थोड़ा मतलब लेंथी पड़ जाएगा पेपर में, आपको बैठ के निकालना पड़ेगा। इट्स ए गुड क्वेश्चन फॉर योर एप्टीट्यूड बिल्डिंग, बट यस एग्ज़ाम में करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि वहाँ पे एप्टीट्यूड बिल्डिंग करने लगे तो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। लेस देन 2000 है तो हम यहाँ पे 1 ही लेंगे, ये पोजीशन फिक्स है। अगर 1 2 3 4, अगर यहाँ 2 लगाऊँ 3 लगाऊँ 4 लगाऊँ तो वो 2000 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1 आपका फिक्स है। अब आपको यहीं पे इंटरचेंज करना है। अब 1 फिक्स है तो बचा क्या, एक तो बचा 2 3 4, इनके पॉसिबल अरेंजमेंट बनाओ 2 4 3। अब यहाँ से आपको फैक्टोरियल का पता हो जाएगा कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 अरेंजमेंट बनेंगी। हम सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं 2 4 3 और 2 3 4 2 4 3। अब एक 3 2 4 ये बनेगा 3 4 2, एक पोजीशन फिक्स रखो बाकी कर लो। अब 4 एक और बनेगा ना 4 2 3, यानी 1 4 2 3 बनेगा यहाँ पे 1 4 2 3, ये सारा 1 1 है पीछे। यहाँ क्या बनेगा 1 4 3 2, ये बनेगा। जब आप इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो आप यहाँ देखो कि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, 3 2 6 9, यानी लास्ट के 2 यूनिट डिजिट 98 आ रहे हैं। लास्ट यूनिट 98 सम पढ़ना ना 98, यही एक डिजिट है जिसके 2 सम 98 आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। इसलिए आपको पूरा एडिशन करने की जरूरत नहीं थी, बस आपको अरेंजमेंट बनानी है। पहला नंबर अरेंजमेंट 1 1 फिक्स रहेगा, 2 3 4 2 4 3 3 2 4, इस तरह उनको ऐड करो, आंसर निकालो। इतना मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, सिलेक्शन बताने 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये मान लो एक तरह की घड़ी है, ठीक है, सर्कल है,
ठीक है जी। यहाँ 6 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 9, यहाँ 2 का डिफरेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो मैंने स्टार्ट किया कहाँ से, 1 से स्टार्ट किया, तो 10 कंसिक्यूटिव डिवीजन, यानी 1 की सुई कहाँ आएगी, 10 पे आएगी। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ, 2 से स्टार्ट करूँ तो कहाँ आएगी, ये 11 पे आएगी। ऐसे ही मैं 3 से स्टार्ट करूँ तो ये 12 पे आएगी, और 4 से स्टार्ट करूँ तो वापिस 1 पे आ जाएगी। ये बोल रहा है कि 10 कंसिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स। ठीक है, बस इस तरह को बनाना है सीक्वेंस। आप समझिए ना, 12 से वापिस 1 पे आएगा घड़ी की तरह। देखो 1 से 10 जाएगा, 2 से 11 जाएगा, 3 से 12 जाएगा, और 4 से फिर से 1 आ जाएगा, क्योंकि 12 का 1, 5 के बाद 2 आ जाएगा, 6 का 3 आ जाएगा, 7 का 4 आएगा, 8 का 5 आएगा, 9 का 6 आएगा, 10 का 7 आएगा, 11 का 8 आएगा, 12 का 9 आएगा, 12 के बाद 9, एक एक बढ़ाते जाओ। 1 के बाद वापस 10 आ जाएगा, तो अब ये इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वापस फिर से आ गया ना, हम नहीं कर रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, बस ऐसे करना था, सिंपल। नाउ दिस क्वेश्चन इज ए, मतलब इट इज़ टोटली मिक्स ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। बड़ा अच्छा ज़रा इन्होंने क्वेश्चन मतलब बनाया हुआ है बैठ के। इसमें क्या था, इसमें एक तो रिमाइंडर थ्योरम लग रही है और एक आपका रीजनिंग भी लग रही है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक मैथ्स में ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा। दो इट्स रीजनिंग क्वेश्चन, बट मैं इसको मैथ्स की तरह करूँगा। टुडे संडे है, आज संडे है, बताओ व्हाट डे 10⁻10 डे। हमें इसमें कुछ खास नहीं करना था, बस 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकालने थे। बट दिस विल बिकम चैलेंज फॉर यू इफ़ यू डोंट नो द रिमाइंडर थ्योरम। आपको रिमाइंडर निकालना ही नहीं आएगा तो आप ऑड डेज कैसे पता करोगे। जहाँ तो आप सीधा 1 1 2 3 4 10 बार करके फिर डिवाइड करते रहो और फिर रिमाइंडर देखो क्या आएगा, तो ऑड डेज निकले। अब इसमें क्या करना है, हमने 10⁻10 को डिवाइड करना है 7 से, यही करना है। जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डेज होंगे और उतने आगे ऐड करके हम आंसर निकाल लेंगे। अगर मैं सीधा सीधा पूछूँ 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10 को 3 रिमाइंडर आएगा और इसकी पावर 10 और यहाँ 7। बिल्कुल इतना आप समझते हैं। 7 को अगर मैं डिवाइड करूँ 10 से तो रिमाइंडर 3 आएगा, समझ। अच्छा, अगर मैं 3 को ऐसे लिख लूँ, 3 का स्केयर और यहाँ लिख लूँ 5, 2 5 से 10, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 का स्केयर 2 5 10। और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 का स्केयर 9, 9 की पावर 5 7, ये भी लिख सकता हूँ। अब 7 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ, 7 को 9 से डिवाइड करूँ तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2 की पावर 5, 7 रिमाइंडर है। 2⁻5 यानी कितना आएगा, 2 2 4 8 2 16 2 का 32। 32 को जब डिवाइड करूँगा 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 4 28, यानी कि 4। आपका 4 रिमाइंडर आएगा, आपको कोई लेना देना नहीं 10⁻10। आपको पता है कि जब मैं 7 से इसको डिवाइड करूँगा तो इसका रिमाइंडर जो है 4 आएगा, यानी कि 4 और डेज होंगे। तो संडे के बाद कितने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस तरह आपको ये आंसर निकालना था। बट इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, नाउ ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है, इसमें ये मतलब आप पहले करो। सबसे पहले 3 ट्रैफिक सिग्नल है, एलसीएम निकालना है इसमें, सिंपल। क्योंकि आपको बोल रहा है 3 ट्रैफिक सिग्नल है, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन से रेड में चेंज होता है, और देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, पहले ग्रीन से रेड होगा और फिर रेड से ग्रीन होगा। फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकंड। 3 सिग्नल है, 1 2 3, रेड ग्रीन ये बता रहे हैं, रेड ग्रीन। पहला सिग्नल 39 सेकंड लेता है, दूसरा नहीं, पहला सिग्नल 25 सेकंड लेता है, सेकंड वाला 39 सेकंड्स लेता है, थर्ड वाला 60 सेकंड्स ले रहा है टू चेंज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन से रेड की ओर जाने के लिए। ठीक है, द ड्यूरेशंस फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ग्रीन एंड रेड कलर्स आर सेम, ड्यूरेशन सेम है। तो बताना है कि 2 बजे जो है दे टुगेदर टर्न ग्रीन। अब ये ग्रीन कब होते हैं, ये 2 बजे होते हैं। बिल्कुल, ये बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम दे चेंज द ग्रीन नेक्स्ट टाइम डे। अब दूसरी बार ग्रीन कलर कब होंगे, समझ रहे हो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले जो थे वो ग्रीन थे, ग्रीन के बाद रेड होता है, रेड के बाद फिर से ग्रीन, इस तरह आपका सीक्वेंस ये चल रहा है। अब ये बोल रहा है कि अभी जो ग्रीन है ये 2 बजे है, बताओ अब नेक्स्ट टाइम ग्रीन कब कितने टाइम पे होंगे। कुछ नहीं करना आपको, जितने सेकंड्स इनका एलसीएम निकालो। ठीक है, 25 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 5 × 5 यानी 5 का स्केयर आएगा। 39 का एलसीएम निकालोगे तो 3 × 2 में 13, दोनों प्राइम है। और 60 का निकालेंगे तो 12 5 जो 60 यानी 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इनका एलसीएम निकालो क्या आएगा, 2 का स्केयर इंटू में 3
इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 13, ये आएगा इन सबको जो मेजर पोर्शन है। तो जब हम इनको सॉल्व करें 2 2 3 9 वो 3 3900 एलसीएम आ रहा है। ये 3900 सेकंड वो है जब जब सेम टाइम पे अपना कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ एक ट्विस्ट ये है क्या कि पूछ रहे ग्रीन। अब ये 3900 के बाद क्या होगा, अभी ग्रीन है तो यानी ग्रीन के बाद ये क्या होगा, ये रेड कलर होगा। पहले रेड होगा और फिर से रेड के बाद ग्रीन होगा, यानी 3900 के बाद ये रेड कलर होगा और फिर से 3900 के बाद ग्रीन होगा, क्योंकि बोल रहा है साइमल्टेनियसली चेंज कर रहे हैं। तो यानी कि 3900 को हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी कि 7800 सेकेंड्स के बाद आपका जो है लाइट वापिस चेंज होगी, ग्रीन से ग्रीन में जाएगी। अब 7800 सेकेंड को अगर मैं मिनटों में कर दूं, करना पड़ेगा ना क्योंकि ऐसे तो फाइंड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। 66130 ओके, यानी कि 130 मिनट, 130 मिनट का लिखता हूँ 120 प्लस 10, 120 मतलब 2 आवर्स और 10 मिनट, यानी कि 2 बजे के बाद 2 घंटे और 10 मिनट बाद जो है ट्रैफिक लाइट फिर से ग्रीन हो जाएगी। 2 घंटे 10 मिनट कब होंगे, 2 घंटे मतलब 4 बजे और 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 4:10 पे ये ट्रैफिक लाइट वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल। इस तरह सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह है। यहाँ पे 40 बच्चे हैं। वो चाइल्ड 1 पासेस ऑन टू चाइल्ड 2, और चल ठीक है, चाइल्ड 1 2 को कुछ पास कर रहा है, रिंग पास कर रहा है, फिर 2 को 4 को कर रहा है इस तरह, और 4 आगे कर रहा है 7 को इस तरह कुछ सीक्वेंस चल रहा है। वो बोल रहा है आफ्टर हाउ मैनी सच चेंजेस, कितने चेंजेस के बाद इंक्लूडिंग चाइल्ड वन इंक्लूड किया हुआ है, विल द रिंग बी इन द हैंड्स ऑफ चाइल्ड वन, मतलब वापिस कर करके कितनी सीक्वेंस बाद वापिस 1 के पास रिंग आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ वो नहीं है। देखो चाइल्ड 1 दे रहा है 2 को, आपको उसे पैटर्न पकड़ना है। 2 दे रहा आगे 4 को, 4 दे रहा आगे 7 को। मैं कहूँ इसमें पैटर्न चल रहा है, इनमें 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 3 का, बस मिल गया डिफरेंस। अब ये कितना का डिफरेंस करे, 4 का, यानी कि ये 11 चिल्ड्रन को देगा, 11th नंबर पे जो होगा उसको देगा। इसमें आगे 5 कर लो, यानी ये 16th नंबर वाले चिल्ड्रन को देगा। फिर 16th नंबर वाला चिल्ड्रन किसको देगा, ये देगा 22 को। अब 22 वाला किसको देगा, 7 का क्रॉस हो गया था, ठीक है। हम पहुंचे थे 22 के तक, ठीक है। अब 22 वाला कितना डिफरेंस देगा, 7 का डिफरेंस देगा, यानी ये 29th वाले को देगा। 29th वाला जो होगा वो कितने को देगा, बस ऐसे करते जाओ आगे, 37 को। आपको 1 तक पहुंचना है, 37 वाला 9 को देगा, यानी 9 46, यानी ये 46 पे आएगा, यानी कि 6th नंबर पे आएगा, क्योंकि 40 के बाद वापिस 1 2 3 4 5 6 पे, यानी 6th पे आएगा। अब ये कितने को देगा, ये 10 को देगा, यानी कि 16th नंबर पे, ऐसे ऐसे करते जाओ। 11 वाला कितने को देगा, 27 पे। अब ये 27 वाला किसको देगा, आफ्टर 12 के बाद कितना आएगा, 39, ओके 39। और 39 वाला 13 वाले बाद किसको देगा, ये देगा 13 12 9 3 12, यानी 12th नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि 39 प्लस 40 के बाद फिर आगे 11 बच्चे, 12 प्लस 14, ये किसको देगा, 26th वाले को। अब 26 के बाद 15, यानी क्या 41 और 1 वाले चाइल्ड पे, यानी कि 15 जंप्स के बाद 15 टाइम्स बाद वापिस 1 वाले बच्चे के पास वो रिंग आएगी। यही आंसर बोल रहा था 15, बस सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, इधर था नहीं, बस थोड़ा लेंथी हो सकता था, तो इट में पोज ए चैलेंज इन एग्जाम हॉल कि आपको लगेगी यार बहुत लेंथी हो रहा, तो हम इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा मतलब इतना क्लियर क्वेश्चन ही डाला हुआ इन्होंने यूपीएससी वालों ने। हम देख रहे हैं क्या, इस पी ग्रेटर देन क्यू, बताना है कि पी ग्रेटर देन क्यू है, ठीक है। पी क्रॉस क्यू इज ग्रेटर देन 0, पी पहले बोल रहा है कि पी मल्टीप्लाई क्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं पी को 5 ले लूँ और इसको 4 ले लूँ, 5 4 20 बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर मैं इसको -5 लूँ और इसको -4 लूँ, तो क्या ये ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ये भी ग्रेटर देन 0 है। लेकिन यहाँ पे माइनस है और ये छोटा है और ये यहाँ पे बड़ा है, पी यहाँ बड़ा है, यहाँ क्यों, हम यहाँ से नहीं बता सकते कि ये छोटा है कि बड़ा है पी, बिल्कुल। तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग। अब पी स्क्वायर, अगर मैं 5 स्क्वायर ही ले लूँ और फिर से मैं -5 का स्क्वायर ले लूँ, ठीक है, और यहाँ -20, ये भी एक बार बड़ा आएगा एक बार छोटा आएगा, यानी 2 से भी मैं पता नहीं कर सकता कि पी ग्रेटर है क्या उसे, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट से
नहीं पता कर सकते, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या आंसर होना चाहिए, इसमें डी होगा बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा है। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं नंबर सिस्टम पे। पी प्लस क्यू माइनस आर जो है वो ग्रेटर देन है पी माइनस क्यू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, पी प्लस क्यू माइनस आर, ये ग्रेटर देन है पी माइनस क्यू प्लस आर, बिल्कुल। क्या मैं इस p को p से कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल, p माइनस पी 0 हो जाएगा। और अगर क्यू माइनस को यहाँ पे ले तो यहाँ 2 क्यू हो जाएगा, और r प्लस r वहाँ क्या हो जाएगा 2r, 2 कैंसिल, क्यू इज ग्रेटर देन r। ये क्वेश्चन होना चाहिए क्या, दिस इज द क्वेश्चन, कि ये इसको मैं हटा के ये पूछ रहा हूँ कि क्यू ग्रेटर देन r है कि नहीं है, दिस वन सेम। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यही आ रहा है क्यू ग्रेटर देन आर। हम इन स्टेटमेंट से पता करेंगे क्यू ग्रेटर देन आर है, अगर ये पता लग गया तो यस आंसर विल बी वो। अब ये पूछ रहा है पहली स्टेटमेंट, पी माइनस क्यू इज पॉजिटिव, यानी कि पी मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू, बिल्कुल। हमें फाइंड क्या करना था, क्यू ग्रेटर देन आर, पी ग्रेटर देन क्यू, पहली स्टेटमेंट बोला। अब बोल रहा है पी माइनस आर इज नेगेटिव, पी माइनस आर इज नेगेटिव, माइनस यानी आर जो है वो बड़ा है, ठीक है, यानी इसमें मैं कह सकता हूँ पी लेस देन आर है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करूं, कंबाइन करें तो क्या होगा, P इज ग्रेटर देन क्यू, P इज ग्रेटर देन क्यू, और R इज ग्रेटर, मतलब R यहाँ पे आएगा, R इज ग्रेटर, और पूछ क्या रहा है, क्यू इज ग्रेटर देन R, क्या R है, नहीं, यहाँ से मिल रहा है हमें R इज ग्रेटर देन क्यू, R इज ग्रेटर देन क्यू मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ क्यू ग्रेटर, यानी ये आंसर गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो इसमें आंसर इज नो, yes answer is no, q is not greater than r, but it can be answered by combining both the statement। हमें आंसर तो पता लग गया ना कि q is not greater than r, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। हम दोनों को अलग अलग यूज करके नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे ना, कंबाइन करके देन वी कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पार्टी 75% टुक टी, 75% चाय लेते हैं, 60% कॉफ़ी लेते हैं, और 15% दोनों लेते हैं। मैं यहाँ पे वेन डायग्राम, ये सेट्स का क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, ये मान लो टी है, ये कॉफ़ी है, ठीक है। 15 जो है 15 कलर चेंज, बिल्कुल 1 5, 15 जो है वो दोनों लेते हैं, यानी जो ओवरलैप कर रहा है। और यहाँ पे टोटल पूछ रहा है 60% जो है वो टी कॉफ़ी ले रहे हैं, 16% कॉफ़ी लेंगे, यानी यहाँ पे 45 होगा ना, 45 प्लस 15 60, कॉफ़ी इज मैच्ड, बिल्कुल। अब 75% जो है वो टी ले रहे हैं, तो 75 में से 15 माइनस करो, यानी 60 ये टी होंगे। 60 वो बंदे हैं जो सिर्फ टी ले रहे हैं, और 45 वो बंदे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी ले रहे हैं, और 15 वो बंदे हैं जो दोनों ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम इस तरह बनेगी। और नो वन टेकिंग मिल्क टेक, ठीक है, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, ओके, एंड टुक बॉट टी एंड कॉफी, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, जो भी मिल्क, अच्छा टी जो है वो नहीं कर रहा, मतलब मिल्क यहाँ आएगा ना, टी नहीं ले रहे तो मिल्क यहाँ पे डाल लो, सिंपल, क्योंकि टी के साथ मिल्क का कोई रिलेशन नहीं है। बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, 50% टुक मिल्क, हमें क्या पता, अभी तो हमें कुछ नहीं पता कि मिल्क का तो हमारे पास कोई डाटा है ही नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं यहाँ पे, जितने भी हैं 60 प्लस 15 प्लस 40, कुछ मिल्क वाले भी होंगे, बिल्कुल, वो जो है वो 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या करूँ, मैं टी वाले ले लूँ, मैं बहुत वाले ले रहा हूँ, और मैं कॉफ़ी वाले ले रहा हूँ, और कुछ एक्स होंगे, एक्स मैंने मान ली मिल्क वाले होंगे, और ये बोल रहा है कि ये जो सारे लेते हैं ना, ये 5 टाइम्स ऑफ द नंबर जो मिल्क ले रहे हैं, बिल्कुल। इसको सॉल्व करो, 60 प्लस 15 प्लस 45, 120 प्लस एक्स, 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, यानी 4x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 30, यानी x की वैल्यू 30, यानी मिल्क वाले कितने हैं, 30 आदमी है। वो बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड मिल्क, ठीक है। तो ये इससे हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। अब आप क्या करोगे, x 30 है, हमें क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ करना है, 5 टाइम्स ऑफ द मिल्क है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 5 टाइम्स, तो यानी मिल्क को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 150, बिल्कुल। हमें पता लगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 150। इस तरह आपको इक्वेशन सॉल्व करनी थी, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या,
द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन से, बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट। बिल्कुल, दूसरी 50% वाली हमें नहीं पता, लेकिन सेकंड वाली हमें अलोन। तो इसका इस बार ना ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना था, बड़े ऑप्शन ना इस पर उल्टे सीधे, नहीं तो दिमाग में यही होता कि ए वाला होगा 1 ओनली, बी वाला होगा 2 ओनली, और सी वाला होगा बोथ 1 एंड 2, इस तरह। लेकिन इन्होंने थोड़े ऑप्शंस चेंज करे हैं, तो इट मे बी ट्रिकी इन द नेक्स्ट ईयर एग्जाम। ओके, कंसीडर 3 डिजिट नंबर, कोई 3 डिजिट नंबर कंसीडर कर लो, ठीक है। वो बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। देखो सम ऑफ डिजिट मैंने बोला था, ये भी देखो हर बार यूज हो रहा है 1 2 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3, इनको सम करो चाहे मल्टीप्लाई करो 6। इस बार भी यूज हुआ, मैंने 2021 में भी यूज किया था, 2022 वाले में भी किया था, और अब ये इधर भी आया। हम ले रहे हैं क्या, नंबर ले रहे हैं 1 2 3। अब इसके पॉसिबल अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3, 1 3 2, 2 को ले 2 1 3, 2 3 1, ओके, और 2 3 1, और 3 1 2, 3 2 1, यही पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे। जानने की यहाँ पे 6 अरेंजमेंट बनेंगे हमारे पास, 6 अरेंजमेंट बनेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 + 2 + 1, ये भी सेम होगा, ये अरेंजमेंट होंगे, यानी 6। तो पहली स्टेटमेंट से तो हम फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी स्टेटमेंट बोले द नंबर इज डिविजिबल बाई डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है जी। तो नंबर जो है क्या लिखा है, नंबर इज डिविजिबल बाई द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर से डिविजिबल होगा। इनका सम क्या है, आप देखो 1 + 3 + 2, 3 + 2 + 1 इज 6, यानी कि ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल होने चाहिए, यही बोल रहा है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या था, ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से, यानी कि ऑड वाले बाहर निकालो। ऑड कहाँ है, ऑड वाले बाहर निकालो भाई, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होंगे बाहर, और ये भी बाहर, और ये भी बाहर, यानी हमारे पास अब भी 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। हमारे पास 2 पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर, नंबर कौन सा है, नंबर अभी भी हमारे पास 2 है, एक 1 3 2 है, एक 3 1 2 है। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट से पूरा तरह क्लियरली नहीं बता सकते कि व्हाट इज द नंबर। हम 2 नंबर बता रहे हैं, लेकिन हमें एक नंबर का नहीं पता, इसलिए डी इज द आंसर। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन है ए बी सी डी ई, सक्सेसिव एनी 2 एज, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है एज का, जैसे ए सबसे छोटा है, बी सबसे उससे बड़ा, सी डी से, डी ई से, ये बोल रहा है, ठीक है। इन्हें बोल रहा है कि जो सक्सेसिव एज का डिफरेंस है क्या है, वो +2 का, यानी ए है, ये ए से 2 साल बड़ा होगा, ये ए से कितना होगा 4 साल बड़ा होगा, +2 +2, ये ए से 6 साल बड़ा होगा, ये ए से 8 साल बड़ा होगा, क्योंकि 2 2 2 का डिफरेंस है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब बोल रहा था एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि एज ऑफ द एल्डेस्ट यानी ई की जो एज है वो 3 टाइम्स होगी देन द, यानी a + 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द ए। इक्वेशन बराबर की हमने, तो 3a यानी 2a इज इक्वल टू 8, तो a इज इक्वल टू 4। तो यस, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं क्या कि एज ऑफ यंगेस्ट क्या है, 4 ईयर्स है, बिल्कुल। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओके। सेकंड बोला था एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8, 5 बच्चे हैं, मैं मान लेता हूँ बीच में एवरेज इज द मिडिल टर्म 8 है, ठीक है, और यहाँ 2 ये है, तो इनमें 2 2 का डिफरेंस है, यानी यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा। तो बिल्कुल 8 अगर एवरेज है तो यंगेस्ट वाला कितना होगा 4, यहाँ से भी हम एज फाइंड कर सकते हैं। पूछ रहे दोनों, तो दोनों सही है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। सी नहीं होगा, अच्छा जी, तो बी, इट्स मस्ट बी। देखा इस बार ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। आप आइदर स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट से भी बता सकते हो, आप पहली स्टेटमेंट यूज करो चाहे आप दूसरी स्टेटमेंट यूज करो, आप दोनों से बता सकते हो अकेले, बिल्कुल। अब ये आगे पैसेज है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एग्जाम चल रहा है, इंडियन एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली PQRS, ये एग्जाम है नाम के, उनके 100 मार्क्स हैं, यानी कि टोटल मार्क्स कितना हो सकता है, टोटल मार्क्स मस्ट बी 400। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप वाला है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, अगर आपको आता है देन यू विल डू, अनलेस इसको बिल्कुल मत छिड़ी, में बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट्स बहुत बनेगी। वही पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, क्या कि PQRS 4 है, उनका जो मार्क्स वो है
मैक्सिमम मार्क्स 100 है ईच सब्जेक्ट, यानी टोटल मार्क्स 400 होंगे। वो बोल रहा है ए स्टूडेंट कैन स्कोर 99%, 99% स्कोर कर सकता है स्टूडेंट इन डिफरेंट वेज, ठीक है जी, डिफरेंट वेज मतलब हर तरह का 99 99 99 इस तरह भी कर सकता है, इस तरह। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ये बोल रहा है। अगर मैं कहूँ, देखो अब हमें डिफरेंट केस बनाने पड़ेंगे। एक केस तो आ गया क्या कि ये 99 99 99 99 हर पेपर में 99 ले, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ 100 हो जाए, यहाँ पे 100 हो जाए, यहाँ पे 100 हो जाए, और यहाँ पे 96 हो जाए, तो 96 हो जाएगा बराबर, बिल्कुल ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेगी, देखो यहाँ पे 3 बार सेम नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है, टोटल कितने 4 फैक्टोरियल, और 3 अरेंजमेंट यानी 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल यानी 4 केसेस ये बनेंगे। आपको अरेंजमेंट्स होनी चाहिए सारी, 100 96 100 100 भी हो सकता है, 96 100 100 इस तरह भी हो सकता है ऐसे, यानी 4 अरेंजमेंट ये बनेगी। अब और क्या हो सकता है, और मान लो क्या 100, एक में ले लो आप 100, 2 बार 100 100 ले ली उसने, और दूसरे में वो ले रहे हैं 99, और तीसरे में ले रहे हैं 97, इनका सबका भी 96 बनेगा। अब इस केस में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल और 100 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 2 कैंसिल, यानी 12 केसेस इसके बनेंगे, 12 केसेस इसके बनेंगे, 100 100 99 99 बिल्कुल ओके। तो और कौन सा केस हो सकता है, और केस हो सकता है आपका, अगर मैं ये ले लूँ 100 100 2 बार लिए, और 98 98 ये भी 2 बार लिए, यानी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 100 भी 2 बार हो रहा है और 98 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ कितने केस बनेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 2 2 यानी 6 केसेस ये बनेंगे ओके। अब और कोई केस बन सकता है, 100 अगर 100 ले लें, और यहाँ पे 99 ले लें, यहाँ पे 99 और एक 98 ले लें, तब भी 96 स्कोर कर पाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल 99 2 बार यानी 2 फैक्टोरियल। इस केस के भी 12 केसेस बनेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 तो आपके 12 केसेस बनेंगे, यानी 12 प्लस 12 1, पहला केस था 1, फिर 12 था, फिर 12 था ये वाला, और जो एक 6 भी गया था, जो भी 6, और एक और था 6, एक शायद 4 था, 4 केसेस भी थे ना, जहाँ पे हमने क्या लिया था 100 100 100 और 96 3 बार लिए थे, ठीक है। इनको गिनो कितने बनेंगे, 12 प्लस 5 24 1 25 ये 31 4 35 35 केसेस आर देयर ओके। तो लास्ट वन इज द 35, मैक्सिमम चांस 35। तो ये क्वेश्चन कैन बी लेंथी इन द एग्जाम्पल, सो आई रिकमेंड यू टू दिस क्वेश्चन। अगर आपका टाइम है देन यू कैन डू, और अगर आपकी परमुटेशन में अच्छी नॉलेज है वो। अब देखो ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिल्कुल एनसीईआरटी 11 से उठाया हुआ है, 11th क्लास एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। बोल रहा है ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, ये फ्लैग ये 1 ये 2 3 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, ठीक है। और आपके पास कलर कौन से हैं, यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स, सम कलर रेड ग्रीन या येलो, ये 3 तरह के कलर है, रेड ग्रीन येलो, इनको यूज़ करके आपको इसको भरना है। बट बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट बेस, कितने डिफरेंट बेस बनेंगे इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर। मतलब जैसे अगर आपको यहाँ पे ब्लू करना है ना, और यहाँ पे ब्लू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई और होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक गैप होना चाहिए। अगर मैं सबसे टॉप वाला देखूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस होंगी, 3 चॉइसेस, क्योंकि हम इसमें से कोई भी कलर यूज़ होता है। अब इसमें कितनी होंगी, 3 नहीं होंगी, इसमें 2 होंगे, क्योंकि हमें एक नहीं यूज़ करना, जो हम ब्लू ऊपर यूज़ कर चुके हैं वो हमें नहीं करना। अब यहाँ पे कितनी चॉइसेस होंगी, यहाँ पे भी 2 होंगी, क्यों, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड वाला वो भी हमें यूज़ नहीं करना, और नीचे वाले में इधर भी 2 कर सकते हैं चॉइसेस। एक हमें छोड़ना पड़ेगा, एक एक का गैप देना पड़ेगा, यानी ऊपर 3 2 2, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 2 12 2 24, तो इट्स आंसर मस्ट बी सी। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन सिंपल सवाल था, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा इसको मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब ऐसा नहीं है कि 2-3 PYQs देख के आप कहो कि सी सेट में क्वालिफाई कर लूँगा, नहीं, आपको पूरा कंसेप्ट बिल्कुल NCERT 11 से पूरी तरह सारे सवाल उठाए हुए हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर फ्लोर है 4 मीटर, और उसके ब्रेड्थ है 2.2 मीटर ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ 4 मीटर है और 2, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक, 4 मीटर में इसको 400 सेंटीमीटर लिख लूँ, क्योंकि सारे 400 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 220
सेंटीमीटर का ये है। बोल रहा है देयर इज साइज 140 सेंटीमीटर बाई 60, इस तरह की टाइल है जिसका साइज है 140 बाई 60 की टाइल है, ठीक है। इसमें फिक्स करनी है आपको, ठीक है। टाइल कैन बी प्लेस्ड इन एनी ओरिएंटेशन, आप चाहे वर्टिकल रखो चाहे आप हॉरिजॉन्टल लिखो, किस तरफ रखो आपको फिट करना है। बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होनी चाहिए जो इसमें आप एकोमोडेट कर पाओगे, ठीक है। पहले हम एक ओरिएंटेशन प्रॉपर रखेंगे, क्या 140 बाई 60 की रेशियो रखनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे 220 टोटल है, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर मैं यहाँ पे 60 का रखूँ, ये 60, ये भी 60, ये भी 60, 60 60 60 80, और ये लेस देन 60 होगा, बिल्कुल ओके जी। और यहाँ पे 400 है तो 140, अगर मैं यहाँ पे 140 कर लूँ तो यहाँ पे 140 कर लूँ, 140 कर लूँ तो 140 प्लस 140 280 हो गया, बिल्कुल। तो 280 प्लस 120 वो बचेगा आपका 400, ठीक है। 8 हाँ ठीक। तो यहाँ पे एक टाइल फिक्स होगी, यहाँ पे एक टाइल, यहाँ पे एक टाइल, यहाँ पे यहाँ पे टाइल नहीं फिक्स होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 से कम है, तो 140 बाई 60 की टाइल यहाँ फिक्स नहीं होगी, यानी यहाँ तक हो गए हमारे 6 टाइलें होंगी। अब ये वाला जो पोर्शन है ये कितना बचा? ये बचा 120 का, 140 हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी जाके। अब 120 ये है, तो यानी अगर मैं बीच में से लाइन मारूँ, हाफ हाफ कर दूँ, यानी यहाँ पे 60 कर दूँ, यहाँ पे 60 कर दूँ, तो क्या मैं वर्टिकल टाइल नहीं लगता? यहाँ पे इस तरह 140 की यहाँ पे एक टाइल और यहाँ पे एक टाइल और यहाँ भी एक टाइल नहीं आएगी, यानी कि 6 टाइल यहाँ पे और 2 टाइल यहाँ पे, यानी 6 + 2 8। सिंपल क्वेश्चन, बस यू हैव टू डू, एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, और बस उसको फिट करते जाओ, आपको पता लग जाएगा। तो इस आंसर मस्ट बी 8, ओके, सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर आर 5 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी, ठीक है, और बोल रहा है कि ईच वन ऑफ हुम हैज़ टू बी अज्यूम्ड वन टास्क, ठीक है ना, इधर पी और क्यू कैन बी टास्क, ठीक है। 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पी है, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ एस, यहाँ टी। इसी तरह दूसरा टास्क भी कर रहा होगा कोई, ये टास्क 1 कर रहे हैं, ये टास्क 2, इस तरह पी क्यू आर, पी क्यू आर एस और यहाँ पे टी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा डीप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है पी क्यू टास्क 1 नहीं कर सकते, पी क्यू टास्क 1 नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे नहीं करेंगे, टास्क 1 नहीं कर सकते। टास्क 2 मस्ट बी रेंज टू आइदर आर और एस, आर या एस जो है वो टास्क 2 करेंगे। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि ये टास्क 2 कर रहा है आर, बिल्कुल टास्क 2 अगर ये कर रहा है, बाकी टास्क 1 एक फिक्स करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे एक टी को दे लो, आइदर आ रहा है ना, यहाँ पे अगर ये टास्क 2 कर रहा होगा तो एस जो है वो टास्क 1 कर रहा होगा, यानी कि ये टी वाला दूसरा टास्क 2 कर रहा होगा, बिल्कुल। तो इसके पास कितनी कितनी चॉइसेस होंगे हमें ये पढ़ना। देखो यहाँ पे टी के पास कितनी 3 चॉइसेस होंगी, यहाँ पे 2 चॉइसेस होंगी, ठीक। एस के पास अगर मैं इसको टास्क 1 अगर मैं कहूँ कि टास्क 1 ये कर रहा है, टास्क 1 अगर आर कर रहा है तो 1 चॉइस होगी आर के पास, और यहाँ पे एस के पास 2 चॉइस, और यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 चॉइस, ओके 2 चॉइस, क्योंकि 5 बार है ना, 5 4 3 2 1, 3 3 2 बार है, यानी 3 2 6, 3 2 6 और यहाँ 1 1, यहाँ 1 होगा, ठीक है। एस एक ही बार कर रहा ना इधर, सॉरी यहाँ 1 होगा। मैं फिर से समझाता हूँ, क्या देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो क्या कि आर जो है, अगर आर जो है टास्क 2 कर रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल छोड़ने वाला क्वेश्चन है। आर जो है टास्क 2 कर रहा है मान लो, तो एस टास्क 1 करेगा, आइदर और एस, एस मैंने मान लिया टास्क 1 कर रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 चॉइस बचेगी इसके पास, ठीक। तो एक टी ये कर रहा होगा, इसके पास 3 चॉइसेस बचेंगी, तो इसके पास कितने 2, और पी और क्यू आइदर 1, आइदर ये करेंगे तो इसका 1 1 ही चॉइस रहेगा, यानी 3 × 2 6, यानी 6 चॉइसेस ये होंगी, ठीक है। और नीचे भी सेम ऐसे ही होगा, यानी 6 चॉइसेस यहाँ होंगी, क्योंकि पी और क्यू एक ही कर रहे हैं इसलिए इनके पास एक ही चॉइस होगी, बाकी के पास होंगी, ठीक है। तो यानी 6 चॉइस इधर होंगी, 6 चॉइस इधर होंगी, तो 6 + 6, इट्स आंसर मस्ट बी क्या 12 आंसर होना चाहिए। इस तरह करना था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन यह है कि आपको परमुटेशन की अच्छी नॉलेज चाहिए। सो अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल सी कि हम कुछ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 74। व्हाट इज द रिमाइंडर? देखिए रिमाइंडर में दबा दबा के क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरह पूछी हुई है। नंबर सिस्टम की मतलब ऐसी टाइप है कि हर तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन मैथ्स पोर्शन इज ऑफ नंबर सिस्टम,
इसलिए मैं कह रहा था कि ये पढ़ना पड़ेगा आपसे आगे से। 2⁻192 है बस, जब डिवाइड करो 6 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी क्या, कि अगर मैं 4 पावर कोई n है और अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करूँ, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। ये प्रॉपर्टी है रिमाइंडर थ्योरम में एक, कि अगर 4 की पावर कुछ भी है, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करूँ उसका रिमाइंडर 4 आएगा। हमने क्या किया, 2⁻192 को इस तरह लिख लिया, क्या 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 96, बिल्कुल 296 है 192, यानी कि 4 की पावर 96 है, और इसको जब डिवाइड करो 6 के, यानी 4 की पावर n, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो 4 की पावर 96 यानी 4 ही रिमाइंडर आएगा। ये प्रॉपर्टी है, ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है, यानी इस आंसर जो है वो 4 आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी डी 2 डिजिट नंबर है, ए बी सी डी 2 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई करो ए बी सी डी को तो वो रिजल्ट कर रहा है 3 डिजिट नंबर में जो डी ई एफ होगा, बिल्कुल। तो बोल रहा है एडिंग डी ई एफ, जब डी ई एफ को ऐड करेंगे अनदर 3 डिजिट नंबर जी एच आई, एक 3 डिजिट नंबर आगे जी, तो वो रिजल्ट कर रहा है 975 में, 975 में रिजल्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो बोल रहा है कि फर्दर ए बी सी डी एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट, अच्छा, और ये भी है कि ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे जो है डिस्टिंक्ट डिजिट है, सारे अलग अलग हैं। अगर ई 0 है, ई आपको 0 दिया है, एफ 8 दिया है, तो दो हमारे पास चीज़ें हैं, ई 0 है, एफ 8 है, वट इज़ ए प्लस बी प्लस सी। तो जब मैं इन्हें क्वेश्चन बोला कि ए बी को जब मैं सी डी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास एक मल्टीपल आएगा डी ई एफ, लेकिन ई जो है वो 0 है और एफ जो है वो 8 है, ठीक है, हमारे पास ये गिवन है, ई एफ गिवन है। अब अगर डी को मैं क्या रखूँ, डी को बी को अगर मैं 1 रखूँ, ठीक है, और डी को अगर 8 रखूँ तो 1 8 से 8 हो जाएगा, ठीक। जहाँ मैं 2 और 4 रखूँ, 4 2 8, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डी को 4 मान रहा हूँ और बी को 2 मान रहा हूँ, ताकि यूनिट डिजिट जो है वो 8 आ जाए, 4 2 8। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर ले लूँ, क्या यहाँ पे मैं 1 ले लूँ और यहाँ पे मैं 3 ले लूँ, लेट अस सपोज कि 12 34, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हम देखते हैं। 12 4 जा आ गया इसका 68, 8 6 कैरी, 12 3 36 प्लस 4 40, ओके। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, क्या ये बन जाएगा 408, यानी 0 भी है 8 भी है और 4, अगर मैं ये मानूँ तो 4D होगा। डी आपके पास 4 है, ई आपके पास 0 है, एफ आपके पास 8 है, ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक। अब अगली कंडीशन देखनी सेटिस्फाई करेगी। अगली कुछ बोला जी एच आई से जब मैं इसको ऐड करूँ तो 975, अगर मैं 975 में से 408 माइनस कर दूँ तो आंसर क्या आएगा 567, यानी ये वैल्यू किसकी है, जी एच आई की। अब देखो क्या ये डिस्टिंक्ट है सारे नंबर, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है, ठीक है, ई 0 है, एफ 8 है और जी 5 है, एच 6 है, 7 आई है, सारे डिस्टिंक्ट डिजिट है, बिल्कुल कंडीशन आपकी सेटिस्फाई। इस तरह आपको थोड़ा आपको करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो आपको करना है इसको ऐड ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या था 1 था, बी था सी, बी 2 था और सी कितना था आपका, सी था आपका 34, तो 3, तो 3 + 2 + 5 6, इट्स आंसर मस्ट बी 6 आंसर, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग में करेंगे हम, ये भी थोड़ा क्यूबाइड बेस है। ये देखो अब मैं समझा नहीं पाऊंगा, देखो ये बोल रहा है 7/5 इस तरह का कोई क्यूबाइड है। उसमें मैंने क्या बताया था आपको, एक क्वेश्चन था क्यूब का 125 इक्विवेलेंट क्यूब, तो वो क्या था 5 × 5 × 5। अगर साइड हटा दो तो -2 एक ऊपर वाली परत जाएगी, एक नीचे वाली परत चले जाएगी, यानी 5 - 2 ज़्यादा था उसमें, यानी n-2 करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें वही करना है। क्यूबाइड कितना का 7 × 5/3, 7/5/3 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इस तरह। वो बोल रहा है कि अगर रेड ग्रीन और ब्लू इस तरह का फेस है, 7 वाला ब्लू है, ये देखो ये इस तरह का क्यूबाइड है, ठीक है, ये वाला ब्लू कलर का है, ये जो सामने वाला फेस कर रहा है, ओके। 7 वाला रेड है, ये 7 वाला रेड है, और अगर 5 वाला इस तरह मान लो तो ये इधर इस तरह का ग्रीन होगा और उस तरह का ब्लू होगा ऊपर वाला। वो बोल रहा है कि डायमेंशन इसकी इस तरह है कि 7 × 5 5 × 3, वो ठीक है। देन द क्यूबाइड इज कट सेपरेटेड इनटू वेरियस क्यूब्स ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ के आपने कर दिए क्यूब्स बनाए इसके। तो क्यूब बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था क्या कि अगर 7/5/3 का क्यूबाइड है, एक आप इसमें से n-2 माइनस कर दे जाओ, ठीक है, -2 कर दे जाओ, यानी 7 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा,
और 5 माइनस 2 का 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 2 का 1 हो जाएगा। बस ये साइड आप फाइंड कर लो, आपका नंबर ऑफ क्यूब्स निकल जाएंगे। क्यूब्स का फॉर्मूला है n माइनस 2, ठीक है। तो यानी 5 3 जा 15, 15 मस्ट बी द आंसर। इस तरह आपको ये क्वेश्चन निकालना था। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट बेस्ड है। देयर आर एक्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पॉइंट आर एंड, बिल्कुल मैंने बताया ना n माइनस 2 करेंगे तो जो बाकी ऊपरली परत, निचली परत और लास्ट वाली परत ये सारी हट जाएंगी, यानी 15 आपका बस बचेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है देयर आर एक्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब्स विद एक्जैक्टली 2 फेसेस, वन पेंट विद ब्लू बॉल, ठीक है। और वो देखो, इसमें देखो समझो क्या, ये क्यूबॉइड है, इसमें थोड़ा समझाना मुश्किल है क्योंकि 3D डायमेंशन नहीं है। तो देखो 6 क्यूब्स नहीं, क्योंकि एक सेंटर वाला होगा ना, सेंटर एक यहाँ वाला होगा, एक यहाँ वाला, थोड़ा समझ लो बस। और ये जो ऊपर ये जो 3x3 है, ये 3 कलर होंगे, यहाँ कॉर्नर वाले 3 कलर वाले होंगे। एग्जैक्टली 2 वाले कलर वाले सिर्फ बीच वाला बचेगा, यानी एक यहाँ पे होगा कॉर्नर में, एक यहाँ पे होगा दूसरे कॉर्नर में, एक यहाँ पे होगा तीसरे कॉर्नर पे, और एक यहाँ पे होगा चौथे कॉर्नर पे। यानी कि 4 क्यूब्स बचेंगे, जिनकी वन पेंटेड विद ब्लू एंड अदर विद ग्रीन। 2 फेस वाली साइड वाली 4 फेसेस होंगे, यानी यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 वाला रॉन्ग होगा, 1 वाला सही होगा, इसलिए ए 1 आंसर। सो आई होप इस पेपर के बाद इतना तो मान रहे हैं कि सी सेट अब वैसा नहीं रहा। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स इज द रिजेक्शन स्टेज, ये रिजेक्शन स्टेज है। अब यूपीएससी को कोई तरीका देखना था, ठीक है। बड़े बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं जीएस में, लेकिन सी सेट में इस बार मार खा ली। तो यही है कि रिजेक्शन तो होते रहेंगे, उन्होंने अपने लेने हैं कैंडिडेट्स जितने उनको चाहिए वैकेंसी फिल करने के लिए। तो अब आपको आगे से सी सेट अच्छी तरह करना पड़ेगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, तीनों पे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि पैसेज, अगर आप पैसेज पे डिपेंड हो जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा रीडिंग स्पीड और मैटर करता है इनका चेंजिंग प्रेडिक्टेबल नेचर। पैसेजेस में क्या कि अभी आप आंसर की देख लो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो एक में आपके पता 59 60 बन रहे होंगे और कईयों में आपके पता नहीं 90 भी बन रहे होंगे, अगर आप पैसेज पे डिपेंड हो जाओ तो बड़ा डिफरेंस है। मैथ रीजनिंग में क्या आपकी एक्यूरेसी रहेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आगे से थोड़ा फोकस करना शुरू कर दो। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स मतलब रेगुलरली आप देते रहें। काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एसएससी बेस्ड भी हैं, तो एसएससी के पैटर्न, सीडीएस के क्वेश्चन वो भी आप थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, ताकि ये सी सेट जो है वो आपके लिए चैलेंजिंग ना बने। ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग अप दिस सेशन। ओके, थैंक यू।